डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट किया है वो सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, बस ये पुराने डिलीट हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भाई, सारे हो गए थे इसमें, ठीक है। ओके, मैंने आप लोगों से कहा था टेस्ट रख लेते हैं किसी दिन, हाँ जी आप सर। लोगों ने बताया नहीं। नहीं सर, रख लीजिए सर। हाँ, रख लीजिए, अगले वीक रख लीजिए सर, अगले वीक। कब, कल, कल का मेरे ख्याल से कल सर का रख ठीक लीजिए। रहेगा है। हाँ रख लीजिए, कोई चक्कर नहीं। हाँ, अभी तक जितना पढ़ा है, हाँ, और सिनेरियो बेस्ड होगा, ये थ्योरेटिकल कुछ नहीं होगा नंबर। हाँ हाँ, पूरा सिनेरियो बेस्ड होगा, सिचुएशंस होंगे, हाँ, टेबल बना होगा, उसमें इफ हाँ एल्स लगाना होगा, वी लुकअप्स लगाना होगा, एच लुकअप्स लगाना होगा, एक्स लुकअप लगाना होगा, ये मैं बता रहा हूँ, यही सब होगा, ठीक है। पाइवट टेबल बनाना होगा, पाइवट चार्ट, मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, इससे ज्यादा नहीं यूज होता। देखो, बाकी बैचेस में ना एक्सेल कंप्लीट हो जाता है इतनी देर में, ठीक है, वो चीज है, सर, मुझे क्योंकि ना ये इंडेक्स डिटेल में मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको डेटा वैलिडेशन पढ़ा दिया, ये भी नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, हेलो, गुड। अभी नहीं हुआ है सर। हेलो। हाँ, मैंने आपको एडवांस फिल्टर एंड मैक्रोज बता दिए हैं, नहीं बताएं, ठीक है, चलिए लिख लिया। आज के मैंने दोनों टॉपिक क्या है हमारा, डेटा वैलिडेशन एंड यहाँ पर हम एडवांस फिल्टर विद मैक्रो। मैक्रो यूज करते हैं ना विंजी वैसे, हैं आशीष जी आ रहे हैं मेरे ख्याल से, वो शायद वीवीए पे काम करते हैं, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। डेटा वैलिडेशन देखिए कैंडिडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी डेटा वैलिडेशन के बगल में हमने रिमूव डुप्लीकेट्स एक बार यूज किया हुआ है, कब, जब हम कस्टम सॉर्ट कर रहे थे, याद है, कस्टम सॉर्ट के केस में हमने यूज किया होता है। फ्लैश फिल हम जानते ही हैं, ठीक है, इसका ज्यादा यूज है नहीं। और ये जो है ना गेट डेटा वाला, ये सब पावर बीआई में रिपीट होगा, ठीक है। ये सारा मेरा पावर क्वेरी का पोर्शन होता है, ये मैं बता दूंगा अभी थोड़ा सा, ये हम पावर बीआई में पढ़ेंगे। जितना ऑप्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये पूरा इतना इतना एरिया, ये पूरा पावर बीआई से ही बिलोंग करता है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट 100% सिमिलर है, ठीक है। कोई कोई इसमें चेंजेस नहीं है, राइट। कितना एरिया सर? कितना एरिया? कितना एरिया, अरे ये वाला एरिया, यहाँ गेट ट्रांसफॉर्म डेटा और ये क्वेरीज एंड कनेक्शन जो है, ठीक है, अच्छा ये वाला एरिया, राइट। अच्छा। ठीक है, ठीक है फिर हम सर। यहाँ पर कस्टम सॉर्ट भी देखेंगे। अभी कस्टम सॉर्ट में एडवांस सॉर्ट है, अगर मल्टीपल कॉलम पे हमें करना है, वो एडवांस फिल्टर के साथ ही देख लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रिक्वायरमेंट इज दिस, मैं डेटा वैलिडेशन पे गया। डेटा वैलिडेशन में देखिए मेरे पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, एनी वैल्यूज है, होल नंबर है, लिस्ट है, डेसिमल है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, कस्टम है, ठीक है। एंड एक और टॉपिक में लिख लेता हूँ यहाँ पर, पेस्ट स्पेशल, गो टू स्पेशल एंड पेस्ट स्पेशल यूज किया आप लोगों ने, ये है, नहीं गो टू सर, यूज किया हुआ, ठीक है, ओके। मैंने नहीं किया सर कभी। इसी में चेक करते हैं, अगर टाइम बचता है आज तो हम ये भी उठा लेते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस में, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हम यहाँ पर उठाएंगे गोल सीक को, ठीक है। गोल सीक को यहाँ पर हम कॉल करेंगे। ये ना एक्चुअली फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट है, लेकिन हम यूज करते हैं। आपने यूज किया अभी तक वैसे फोरकास्ट शीट नहीं, ये वाला गोल सीक वाला नहीं, ये मैं बताऊंगा। ये जो एमबीए के कैंडिडेट्स होते हैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ते हैं, उनको यूज होता है ये। लोन कैलकुलेट करना, लोन में 10 ईयर में चेंजेस कराना है तो क्या मेरा इंटरेस्ट रेट में चेंजेस कराना है तो 10 ईयर में क्या चेंजेस आएगा, उन सब में हमारा यूज होता है। हेमंत सर कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। नहीं सर, मैंने ये जो आप कह रहे हैं ना गो टू स्पेशल वाला, तो मैंने नहीं हाँ, पढ़ा हुआ है ये। मैंने नहीं नहीं नहीं, पढ़ा ये हुआ। सब मैं पढ़ाऊंगा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को मैंने मैच एंड इंडेक्स में डेटा वैलिडेशन थोड़ा सा टच दिया था, आई थिंक आपको याद होगा तो, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम में मेरे पास यहाँ पर है कीबोर्ड, और यहाँ पर है मेरे पास माउस, यहाँ पर है लैपटॉप, एंड लेट मी पिक टीवी एज वेल, राइट। ये मेरे प्रोडक्ट नेम है। एंड मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में मैं अपने प्रोडक्ट्स को फिल करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड मैं ये लिखना चाहता हूँ कि उसका कितना क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। एंड एरिया इज लाइक दिस, बस मैं इतना एरिया कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से पड़ेगी। आशीष जी आए क्या?
कैसे सर, बढ़िया? ओके, सो प्रोडक्ट्स में मैं यहाँ पर इसको कॉल किया मैंने, देन मैं जाऊंगा गो टू डेटा टैब। डेटा टैब में मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डेटा वैलिडेशन, एंड इस डेटा वैलिडेशन में मैं अगेन क्लिक करूंगा किस पे, डेटा वैलिडेशन, एंड उस डेटा वैलिडेशन में मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लिस्ट। क्या ऑप्शन आ रहा है? लिस्ट। इस लिस्ट में मैंने सोर्स पे क्लिक किया, और सोर्स पे क्लिक करके मैंने ये सोर्स यहाँ पर बता दिया। ये बात क्लियर है? रेंज मैंने सिलेक्ट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखिए। अब इसमें ना मैं बस ये 4 वैल्यूज ही फिल कर सकता हूँ, ठीक है? इनके अलावा मैं कोई भी वैल्यूज यहाँ पर फिल नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अब यूजर चाह करके भी, अगर कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर इस पे काम कर रहा है, वो चाह करके भी गलत डेटा फिल इसमें नहीं कर सकता। कैसे? मैंने यहाँ लिखा हैरी, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, दिख रहा है आपको? जूम इन की जरूरत तो नहीं है? शरद भाई ये लाइट एक बार क्लोज कर लो, ये वाला। नहीं नहीं, ये तो उसका है, ये यहाँ से नहीं है, ये आई थिंक वहां से होगा। अब ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। और ये आई थिंक आप लोग यूज करते भी होंगे, थोड़ा बहुत यूज किया होगा आप लोगों ने। ये ट्राई करेंगे तो यहाँ पर फिर से एडिट मोड में आ जाएगा, और एडिट मोड में मैं या तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, टीवी मैंने यहाँ पर स्मॉल केस में दिया हुआ है, और यहाँ पर अब मैं टीवी लिखना चाह रहा हूँ कैपिटल में, पिक करेगा या एरर देगा? बताइए, जिन्होंने यूज किया है। पक्का एरर देगा सर। मैंने एंटर प्रेस किया, टीवी गया मेरा वहां पर, ठीक है? यहां पर मैं अगेन मैंने LAPTOP मैंने लैपटॉप को लिखा, एरर देगा, पिक करेगा? यहां पर मेरा वो लैपटॉप को पिक कर लेगा। डेटा वैलिडेशन में यहां पर ना मैं इसके पर्टिकुलरली केस सेंसिटिविटी पे नहीं वर्क कर रहा हूं, मैं डेटा पे वर्क कर रहा हूं। इसके अंदर इस रेंज, ये इस डेटा का पार्ट होना चाहिए यहाँ पर हमारा, ठीक है? अब यहाँ पर इसके अलावा कुछ आप लिखोगे LAPTOP तो ये मना कर देगा। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन यार ये इसमें ना एक थोड़ा सा गलत और सही आप इसे बोलो, वो आपके ऊपर है। ये एक लिस्ट आ रहा है, ये प्लस पॉइंट होता है। कभी कभार ना यू डोंट वांट दिस लिस्ट, की नहीं ये लिस्ट नहीं चाहिए मुझे, आई जस्ट ओनली वांट कि इस पे जब मैं क्लिक करूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग वैल्यू फिल करूं, लेकिन जो रेंजेस हैं उन्हीं में से वैल्यू होना चाहिए मेरा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट्स बनाया, एंड इस प्रोडक्ट्स में मैं इतने एरिया में मैं अगेन डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। पहले इसे ये कर दो अप्लाई, हाँ। डेटा वैलिडेशन पे गए, डेटा वैलिडेशन, देन इसमें लिस्ट हमने लिखा। बॉबी भाई एक बात बताओ, लिस्ट में क्या जरूरी है ये लिस्ट अलग से लिख अप्लाई करो? ये तो फिर वो हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, एक अलग से लिस्ट बना के रखना पड़ेगा, देन उस सोर्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये अननेसेसरी का रखा हो यहाँ पर, इसका कोई स्पेसिफिकली यूज नहीं है। क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर ना ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर या तो मैं लैपटॉप इंसर्ट कर सकता हूँ, कॉमा, या फिर मैं यहाँ पर फोन इंसर्ट कर सकता हूँ। जस्ट 2 थिंग्स, लैपटॉप कॉमा क्या लिखा मैंने, फोन। ओके किया यहाँ पर मैंने, अगेन मेरे पास देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, लैपटॉप और फोन का। सो इट मीन्स कि आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ये पहले लिस्ट बनाएं देन यहाँ पर ये परफॉर्म करें, बिकॉज एक इश्यू है। अगर मैं ये लिस्ट यहाँ से कट कर दूं और इस पे अब मैं जाऊं, इसके डेटा वैलिडेशन में देखिए सारे हिंट खत्म हो गए मेरे। क्यों बताओ भाई, विनय भाई? नाम सही लिया ना मैंने? हाँ, क्या इश्यू था? वो सोर्स हमने पिक किया था, बिकॉज वो सोर्स गायब हो गया तो ये मेरा डेटा वैलिडेशन का इश्यू आ जाएगा, राइट? लेकिन अब इस वाले में सोर्स नहीं है, मतलब सोर्स मैन्युअली रिटर्न है, तो यहाँ पर अब आप उसे हटा नहीं सकते। हटा सकते हैं वापस जा करके हटा सकते हैं उसे, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे मेरा। वो लेकिन अगर ऑलरेडी पास है तो उस केस में वो सोर्स फिर अवेलेबल होना चाहिए मेरे पे। अगर वो सोर्स मेरा कट हो जा रहा है तो उस केस में उसके बेसिस पे जो डेटा वैलिडेशन है वो मेरा दिक्कत आ जाएगा। ये चीज है, ये बात क्लियर है? अच्छा, सपोज आई डोंट वांट दिस, ये ड्रॉप डाउन मुझे नहीं चाहिए। आशीष जी बताइए क्या कर सकते हैं इसमें? मुझे ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, मुझे यही मतलब डेटा वैलिडेशन ही अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बॉर्डर क्यों दे रहा हूँ कैंडिडेट्स? मैं जस्ट ये बताने के लिए कि इतने एरिया में अभी फिलहाल अप्लाई कर रहा हूँ, राइट? मैं डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन पे गया, एंड देन मैंने लिस्ट पे ही क्लिक किया। एंड मैं इसमें ये जो मेरा ऑप्शन आ रहा है ना इन सेल ड्रॉप डाउन, इसको ऑफ कर दूंगा, अनचेक कर दूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा यहाँ पर मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का नेम लिखना चाह रहा हूँ इधर, IBM कॉमा
ओला कॉमा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, लाइक दिस, IBM कॉमा ओला कॉमा माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पर मेरे पास कंपनी नेम है। अब यहाँ पर देखिए क्या मेरे पास इन सेल ड्रॉप डाउन आ रहा है क्या, जैसे इस वाले में आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा है ना। अब इस वाले में मैं लिखने तो लेकिन जो मैंने किया, अगर मैं वो लिखने का, अब देखिए आप लोग जो कह रहे थे वो लिखने को मुझको वाले पे तीनों किए, अगर मैं कैप्स में ये डिफरेंस जब हम सोच के थ्रू लेके चलते हैं तो आपने गौर किया होगा कि कैपिटल यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन में या कर दूं, मैं तीनों को अगर मैं तो ही वो पिक होगा। जैसे एग्जांपल पर मैंने लिखा ओला ने वहां कैसे लिखा हुआ है, एंटर करेंगे कर रहा है, लेकिन अगर मैं ओला प्रॉपर लिखूं OLA तो ये मेरा पिक कर लेगा। लेकिन बॉबी भाई एक बात बताओ, कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है उसे कैसे पता लगेगा कि ये 3 वैल्यू आ सकती है इसमें? भाई यहाँ तो हिंट आ रहा था, यहाँ कैसे पता लगेगा? ये अगर हमने हटा दिया तो बताइए नवीन जी। हाँ ये मैनुअल कराई, लेकिन फिर भी हिंट तो आना चाहिए। वो यहाँ आकर के, हाँ यहाँ जैसे ही उसने कुछ एंटर किया, यहाँ लिखा उसने टाटा, ठीक है, उसको ये पता लग गया कि वैल्यू अलाउ नहीं हो रही है, इट मींस ये किसका पार्ट होगा, डेटा वैलिडेशन का। तो वो एक्चुअली में क्या करेगा पता है, वो यहां पर आकर के चेक करेगा कि डेटा वैलिडेशन कितने एरिया में लगा हुआ है, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए। अभी तो चलो मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है तो मुझे पता है इतने एरिया में डेटा वैलिडेशन है, कल को नहीं पता होगा। तो हम डेटा वैलिडेशन में आकर के किस पे क्लिक कर लेंगे, सर्कल इनवैलिड डेटा। तो इस पे जैसे ही मैं सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक कर लूंगा तो ये मुझे बता देगा कि कितने एरिया में मेरा डेटा वैलिडेशन, कितने एरिया में मेरा डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये मेरे को क्या बता रहा है, इनवैलिड क्यों बता रहा है भाई? हाँ हाँ सही कह रहे हो, इस वाले का क्या मिस है हमारा, सोर्स मिस है, बिल्कुल सही। क्योंकि इसका सोर्स मिस है इसीलिए ये हमारा क्या बता रहा है, डेटा, ये हमारा इनवैलिड डेटा बता रहा है। अच्छा यहां पर मेरा सर्कल आउट क्यों नहीं हुआ है? यहां पर मेरा सर्कल आउट इसलिए नहीं हुआ है विनय भाई, क्योंकि इस डेटा वैलिडेशन में मैंने एक चीज ऑन किया हुआ है, वो क्या है, इग्नोर ब्लैंक। इग्नोर ब्लैंक यहाँ पर ऑप्शन कहता है कि अगर इसमें कहीं पर बंदे ने वैल्यू फिल नहीं किया तो उसे क्या कर लेना, इग्नोर कर लेना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाकर के कहूँ कि नहीं ब्लैंक को इग्नोर नहीं करना है, वहां पर वैल्यू होनी होनी चाहिए, ये भी डेटा वैलिडेशन का ही पार्ट है। अब ये सारा देखे मेरा क्या हो गया, सर्कल आउट हो गया। अब मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर इनवैलिड डेटा मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ मुझे फिल आउट करना है। ये कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो गया, मिक्स तो नहीं हो गया टॉपिक, ये समझ में आया शरद? सर एक चीज है, कंफ्यूजन है सर थोड़ा सा। हेलो, सर्कल, हाँ सर्कल वाले से ये पता लगेगा कि यहाँ पर इतने एरिया में पहली बात तो डेटा वैलिडेशन लगा हो, दूसरा यहाँ पर वैल्यूज फिल है मतलब ये सही है, और यहाँ वैल्यूज फिल नहीं है मतलब ये इनवैलिड है। क्योंकि कुछ भी फिल नहीं है इट मींस बंदा यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू भी नहीं रख सकता। इससे फायदा क्या होगा, कल को ये डेटा एनालिसिस में जाएगा तो वहां मिसिंग वैल्यूज नहीं मिलेंगे हमें, कुछ ना कुछ तो जरूर भरा होगा। कुछ ना कुछ में क्या, जो अलाउड है, देखिए ओला अलाउड है तो ओला यहाँ पर पिक कर लिया। अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ टाटा लिखेंगे, पहली बात तो एंटर ही नहीं लेगा, ये मना कर रहा है ना। कभी कभी हम एंट्री करवा सकते हैं, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। बताइए कुछ पूछ रहे हैं क्या हेमंत हाँ जी? जी सर, हाँ जी सर, सर जैसे कि जाना शीट में आना, शीट में, हाँ हाँ शीट में आया मैं, एक्सेल वाली शीट में। हाँ ये रहा, बताइए। हाँ तो सर जैसे कि डाटा इसमें नहीं है, तो हमें हाँ वैलिड डाटा इसमें कैसे पता लगेगा कि वैलिड डाटा हमने यही डालना है सर, ये बिल्कुल सही, वैलिड डेटा हमें ऐसे पता लगेगा कि बंदे को ये सर्कल देखते ही, उसने पढ़ा हुआ एक्सेल, ये सर्कल देखते ही उसे पता लग जाएगा ये किसका पार्ट है, मेरा डेटा वैलिडेशन का पार्ट है। वो जा करके यहाँ पर चेक कर लेगा कि डेटा वैलिडेशन में क्या क्या सोर्सेज है, इसी के अच्छा अकॉर्डिंग वो फिल करेगा। ये डेटा एनालिस्ट का काम नहीं है एक्सेल में ऐसे डेटा एंट्री कराना, ये अच्छा किसका काम है, जो MIS एग्जीक्यूटिव होता है वो डेटा जब एंटर कर रहा होता है तब ये सारी चीजें यूज करता है। आप लोग यूज करते हैं इसे? पहले करते थे, ये पहले से लगा हुआ आता है, जो MIS एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे होते हैं वो इसे अप्लाई कर रहे होते हैं। बिकॉज हम एक्सेल सीख रहे हैं तो इसलिए सीखते हुए चले जा रहे हैं इसे, बस और कुछ नहीं।
अगेन आई एम सर, रिपीटिंग, डेटा मेरा एक एनालिसिस क्वेश्चन का है यूज नहीं होना है। सर, मेरा एक क्योंकि क्वेश्चन है। हाँ बताइए। जैसे सर ये डेटा एनालिटिक्स में हमारा हाँ मेन चीज तो ये है ना, एक्सेल हो गया, हाँ एसक्यूएल हो गया और हाँ पावर बीआई हो गया। तो इसमें हाँ। पाइथन का कितना यूज है सर? पाइथन का मेन रोल है क्या इसमें, पाइथन लैंग्वेज का? आपने पहली वीडियोस देखी थी? पहले वीडियो, हाँ सर हाँ, देखिए, पक्का देखिए। देखिए, सच बताओ। हाँ सर, मैंने वीडियो स्टार्ट की है सर, मैं तो देखता ही मेरी गया पहली हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में पूरा डोमेन का इंट्रोडक्शन दिया है, पाइथन क्या है, पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या है। अब पहले वीडियो में बताया ना, हाँ जी, पहला हाँ है, जी। डाउनलोड है, उसमें पार्ट है उसमें। है सर, आपने बताया हुआ है, अच्छा, पांडास नमपाई हाँ ऐसे हाँ। करके। तो हाँ, अगर आप मेरे से यूजेस पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन है पाइथन का कितना परसेंट यूज है। हाँ सर। देखिए, अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाना है, तो हाँ जी। आपका पाइथन का 100% यूज है। लेट मी वेरी क्लियर। अगर आपको डेटा एनालिस्ट से फ्यूचर का प्लान करो, डेटा साइंटिस्ट का, तो पाइथन का 100% यूज है। अगर आप डेटा एनालिस्ट तक का ही प्लान कर रहे हो, तो पाइथन का 50% से ज्यादा यूज नहीं है। नहीं है। ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। हाँ। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस हाँ जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बहुत कुछ किया जा सकता है, वेबसाइट भी बनाया जा सकता है। हाँ तो जी। हाँ पाइथन का डेटा एनालिस्ट में 50% से ज्यादा यूज नहीं है। बट अगेन, इफ यू आर प्लानिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट, तो पाइथन का भरपूर यूज है, पूरा ओके। यूज है पाइथन का। ओके ये सर। बात क्लियर है? और ओके सर। कुछ? हाँ, ना। हाँ, एसक्यूएल, पावर बी और एक्सेल और पाइथन भी है। पाइथन आपको कोडिंग के थ्रू आना चाहिए। जैसे पाइथन में मैं शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, तो पांडास पे काम करना आना चाहिए। वेबसाइट पे डेटा है तो वेब स्क्रैपिंग आना चाहिए। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि एक वेबसाइट पे डेटा है, आपका काम है वो वेबसाइट से डेटा ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो करके एक्सेल के शीट में स्टोर हो रहा हो। अब तो खैर एआई आ चुका है। यहाँ एडिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, राइट? देख रहे हैं? चाहिए ये, आई थिंक आप लोग में शो करेगा या नहीं, आई डोंट नो, वर्जन का कंफ्लिक्ट होगा। यहाँ पर ये बहुत सारे एडिंग्स आ चुके हैं ना, राइट? ये इसी एडिंग्स में, जैसे डेटा टैब में मैंने आपको क्या बोला, ये गेट डेटा का ऑप्शन है। इसी गेट डेटा में एक ऑप्शन आपके पास, इसमें जब हम उसमें पढ़ते हैं पावर बीआई में, तो एक ऑप्शन इसमें मेरे पास आता है फ्रॉम वेब करके। यहाँ देखिए लिखा है इधर, फ्रॉम वेब करके लिखा है ना। फ्रॉम वेब का मतलब है कि ये एक्सेल में डेटा कहाँ से आ रहा है? वेबसाइट से। इस पे मैंने क्लिक किया, देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, बेसिक और एडवांस। बेसिक जब हमें वेब स्क्रैपिंग करना है, एडवांस जब हम वेबसाइट से डेटा लाने के लिए अलाउड है एपीआई के थ्रू। एपीआई का मतलब होता है लीगल प्रोसीजर, राइट? हाँ जी सर। ठीक है। स्क्रैपिंग का मतलब होता है इलीगल प्रोसीजर। वो स्क्रैपिंग इलीगल ही है। आप वेबसाइट पे गए और डेटा स्क्रैप किया है आपने, कंपनी को नहीं पता है कि डेटा स्क्रैप हुआ है मेरा। एपीआई के थ्रू उन्हें पता है कि ये बंदा अलाउड है, ये बंदा मेरा डेटा यूज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये सब हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया के लिए बता देता हूँ। एनएसई का नाम आप सबने सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज, क्या हाँ करती है जी। ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अरे नाम सुना है, बताइए भाई। हाँ आप जी, में से निफ्टी है सर। हाँ जी। कॉमर्स बैकग्राउंड के बंदे हैं, बताइए क्या करते हैं? शेयर मार्केट का है सर, शेयर मार्केट का है। नहीं, नहीं, अभी मुझे स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ बताओ भाई, बताओ। हाँ देखो देखो क्या आंसर आ रहा है। हाँ सही जा रहे हो। आपका किन के बीच का? नहीं सही है, प्लेटफॉर्म है, बीच का भी है, किन के बीच का लेकिन? हाँ बिल्कुल सही बात बोली बंदे ने, ठीक है। ट्रेडर और कंपनी के बीच का ये एक मीडिएटर है, प्लेटफॉर्म है। अगर मुझे कंपनी का शेयर्स बाय करना है, तो मैं उस कंपनी से डायरेक्टली बाय कर तो सकता हूँ, लेकिन कंपनी के साथ मैनिपुलेशन कर सकता हूँ मैं मिलके। तो एनएसई एक एक्सचेंज है जो दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रही है, कि भाई कंपनी ने अपने शेयर्स लिस्ट कर दिए और ट्रेडर या इन्वेस्टर वहां से बाय या सेल कर सकते हैं। ऑथराइज्ड है प्लेटफॉर्म ये, राइट? इसी में बीच में कौन आ जाता है? यहाँ पर ये एनएसई एक्सचेंज है मेरा, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिकली प्रूफ कराऊंगा अभी आपको, देखना। ये ऐसा नहीं मैं वर्बल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये दिखाऊंगा अभी आपको लाइव। ये एक्सचेंज है मेरा एनएसई, और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? ट्रेडर या इन्वेस्टर बैठा हुआ है, क्योंकि भाई वो भी तो बाय तो वहीं से करेगा, ठीक है। एक दूसरे तरीके के इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी उन्हें इंटरनल शेयर्स ट्रांसफर कर देते हैं, वो एक अलग बात होती है, ठीक है। तो इनको अगर बाय या सेल करना है अपने स्टॉक्स को,
इस एक्सचेंज के थ्रू ये करेंगे। जैसे एनएसई है वैसे ही कौन सा है, बीएसई, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का, राइट। ये दो हमारे अप्रूव्ड हैं, यस या नो। बाकी और भी होते हैं, कोलकाता का अपना है, दिल्ली का अपना है। दिल्ली का आप लोगों ने देखा नहीं होगा, काफी पुराना है, ठीक है। निफ्टी। मेरा फ्रेंड एक्चुअली वर्किंग है उसमें, इसलिए मुझे आइडिया है, राइट। दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज है अपना, नाम सुना है आपने? हैं? नहीं नहीं, मैं भी गया नहीं हूँ कभी, बस मैंने भी देखा हुआ है, वो वर्किंग है इसीलिए मुझे आइडिया है, ठीक है। लेकिन यूज नहीं होते, अब इतना ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ठीक है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हाँ, डीएससी, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन ज्यादातर यूज क्या होता है हमारा नेशनल लेवल पे, एनएससी और बीएससी। अब क्या है कि भाई ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है वो जाकर के इस एक्सचेंज से बाय करेगा, तो अकाउंट ओपन करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, एक्सचेंज की हो जाएगी। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ले, ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, ये तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉडी, इसका काम ये थोड़ी ना है। तो बीच में कौन बंदे आ जाते हैं फिर यहाँ पर, ब्रोकर्स आ जाते हैं, इधर बीच में आ जाते हैं, है ना। इन ब्रोकर्स का काम है कि भाई आप डायरेक्टली इससे लिंक नहीं हो सकते, हाँ पैसा है तो लिंक हो जाओगे, अगर आप पे 100-200 करोड़ है तो आप ब्रोकर की जरूरत ही नहीं है, आप खुद इनसे लिंक हो जाओगे डायरेक्टली। ये नहीं, मैं ऐसे वर्बली स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर लिमिटेड की बात चल रही है तो बीच में कौन आ गया, ब्रोकर्स आ गया। अब बंदा बाय और सेल कर रहा है तो किसके वेबसाइट पे जाके कर रहा है, ब्रोकर की वेबसाइट पे। तो इसने अगर बाय का रिक्वेस्ट प्लेस किया या सेल का रिक्वेस्ट प्लेस किया, तो इसने इसके वेबसाइट पे रिक्वेस्ट प्लेस किया ना, तो इसके पास भी डेटा स्टोर हुआ, वही डेटा इसने किसको आगे ट्रांसफर किया, एक्सचेंज को ट्रांसफर किया। तो ये अपने वेबसाइट का डेटा एक्सचेंज को ट्रांसफर कर रहा है, वो एक लीगल प्रोसीजर है, वो इलीगल प्रोसीजर नहीं है, वो एक लीगल प्रोसीजर है। तो ये अपना डेटा एक्सचेंज को किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहा होगा, एपीआई के थ्रू। एक प्रोग्राम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुझे कम्युनिकेट कराना है, या एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कराना है मुझे, तो उसके बीच में एक लैंग्वेज या ये आपका एक मीडिएटर का रोल आ जाता है, जो कि आ जाता है एपीआई का। एपीआई का फुल फॉर्म ही क्या है यहाँ पर, बताओ भाई। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सर। प्रोग्रामिंग आई है तो लैंग्वेज कैसे हो जाएगा नहीं, एप्लीकेशन इंटरफेस एपीआई है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है सर। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। या Yes, मुझे sir. कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने, एक मिनट लेट मी चेक। नहीं यही है सर, मैं टेस्टिंग करता हूँ सर। कंफ्यूज हो गया उसमें, इंटरफेस ही है ना, हाँ जी सर, इंटीग्रेशन बोल के ना एक्चुअली डाउट में डाल दिया आपने मुझे, क्योंकि वो भी वैलिड जा रहा है वर्ड वहां पे, राइट। सर मैं टेस्टिंग करता हूँ इसकी सर, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ अच्छा इसी का। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैं एपीआई टेस्ट करता हूँ सर, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ इसी का, वेब एप्लीकेशंस एपीआई। हाँ देखिए, बिल्कुल हेमंत जी जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, और उसमें बैकएंड का फ्रंट एंड से कनेक्शंस ही चेक करना होता है, तो इनका पूरा काम एपीआई टेस्टिंग पे ही बेस्ड है, तो इनको तो आइडिया होगा, राइट। लेकिन फिर भी मैं क्लियर करता हूँ आप लोग के लिए कुछ चीजें, ठीक है। हाँ जी सर। तो एक प्रोग्रामिंग दूसरे प्रोग्रामिंग से कैसे कम्युनिकेट करेगा भाई, एपीआई के थ्रू। एपीआई एक लीगल तरीका है, राइट। तो इसने जो बाय सेल किया वो एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट किस पे गया, ब्रोकर पे। अब ब्रोकर ने अपना डेटा किसको ट्रांसफर कर दिया, एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसने टाटा का स्टॉक्स 250 रुपए पे बाय का ऑर्डर प्लेस किया, तो ये टाटा 250 का इंफॉर्मेशन किसके पास ट्रांसफर हुआ, ब्रोकर के पास। ये 250 रुपए का प्राइस दिखा रहा है, ये कौन दिखा रहा है उस ब्रोकर के वेबसाइट पे, ये एपीआई दिखा रहा है सर। ब्रोकर के पास तो डेटा नहीं है कि उस स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, वो तो एक्सचेंज का काम है डेटा मेंटेन करना। एपीआई एक्सचेंज दिखा रहा क्या किया, एक्सचेंज ने हर शेयर्स के प्राइस का डेटा, हर शेयर्स के प्राइस का डेटा जो है, ये बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग है कैंडिडेट, आप बिलीव नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा अगर हाई लेवल फ्रीक्वेंसी अगर कंप्यूटर यूज होता है, हाई लेवल पे अगर मैं बात करूं तो इस ये पूरे मार्केट में यूज होता है। इसमें बिलियंस ऑफ डेटा एक सेकंड में जनरेट होता है, एक सेकंड के अंदर में। मतलब आप ये मेरे छोटे मोटे लैपटॉप उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जितना इनका एक्सचेंज का सर्वर्स काम कर लेता उतने देर में, राइट। तो इसके पास हर शेयर्स का प्राइस का डेटा है, ब्रोकर के वेबसाइट पे बंदा बाय का ऑर्डर परचेज कर रहा है, उसको कैसे दिखेगा 250 रुपए। मतलब ये अपना इनसे क्या कह रहा है कि भाई मुझे अपना डेटा दो। तो इस ब्रोकर ने इस एनएसई से क्या किया हुआ है, टाई अप किया हुआ है ना, टाई अप किया हुआ है। तो ये एनएसई अपना लीगल एपीआई किसको ट्रांसफर कर देगी, ब्रोकर को, और ब्रोकर इसके लिए पे करेगा उसे।
तो जो डेटा आप ब्रोकर के थ्रू आपके पास आ रहा है वो एनएससी से वो ले रहा है, वो परचेज कर रहा है उसे। अब उस परचेज वाले डेटा से आप उस प्राइस को देख रहे हो, आप उस प्राइस को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, और तब आप बाय और सेल वो कर रहे हो। अब इमेजिन करिए बड़ा गेम, जो बड़े बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर है वो तो डायरेक्ट एनएससी से मांग सकते हैं डेटा, बीच में ब्रोकर तो है नहीं। आपको नहीं लग रहा है कि 1 माइक्रो सेकंड का भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो खेल सकते हैं उतने में? भाई खेलते ही है वो, राइट? सारा खेल इसी का तो है। आपके पास तो डेटा ब्रोकर के थ्रू आ रहा है, जो बड़े इन्वेस्टर है उनके पास डेटा डायरेक्ट एनएसई से आ रहा है। एक बीच का मीडिएटर तो खत्म ना। और एपीआई ट्रांसफर में कुछ ना कुछ लेकिन माइक्रो सेकंड तो जाएगा मेरा, भले ही कुछ ना कुछ सेकंड जाना है, वो दिखाऊंगा भी कैसे जाता है माइक्रो सेकंड, राइट? तो कहीं ना कहीं ये एक लीगल प्रोसीजर होता है। तो जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, आप ये मैं इस वाले टॉपिक पे अचानक से क्यों आ गया, क्योंकि पाइथन का पर्पस ही है हमारा डेटा एनालिस्ट में आपके ब्रॉडर एरिया माइंडसेट को ओपन करना। डेटा एनालिस्ट एक होता है जस्ट एक्सेल, पावर बीआई, सीक्वल के कंटेक्स्ट में सोचना, एक होता है कोडिंग कंटेक्स्ट में डेटा एनालिस्ट को सोचना कि अगर ऐसे प्रॉब्लम फंसते हैं, एक क्लाइंट आकर के कह रहा है मुझे डेटा एनालिसिस चाहिए, लेकिन आपका पर्पस है कि मैं आपको एपीआई परचेज करके दूंगा है, लेकिन आपको उसका रियल टाइम एनालिसिस बनाना है। एपीआई का पैसा मैं लगा रहा हूं, आप बस उसका रियल टाइम एनालिसिस बना के दो। तो अब उस डेटा को एनालिसिस में कन्वर्ट कौन करेगा? आप करोगे। तो उस टाइम तो आपको फिर कोडिंग वाला टच आना चाहिए, क्योंकि विदाउट कोडिंग तो काम ही नहीं होगा। तो उस टाइम आपको पाइथन पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ये सारा काम पाइथन पे हो जाता है हमारा। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ, उस पे भी आ रहा हूँ अभी, ठीक है, ये एक बार कंप्लीट कर ले। राइट, तो ये वाला क्लियर है, ये वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई आपका? ठीक है। हाँ जी सर। मेरे को इसका आइडिया इसीलिए है क्योंकि मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है इस पे पूरा एंड टू एंड। हाँ, लाइव डेटा मंगा करके एनालिसिस उनको प्रेजेंट करना, इसमें बहुत सारे मूविंग एवरेजेस वो सारे क्लाइंट ने बना के दिया था कि हमें ये यहाँ ये शो कराना है, इसके अकॉर्डिंग उनको ऑटोमेशन चाहिए था स्टॉक्स का। ब्रोकर नहीं था, क्लाइंट था। भाई क्लाइंट पे अगर 10 करोड़ पैसा है तो वो ब्रोकर के पास क्यों जाएगा? वो सीधा डेटा किससे ले लेगा? और प्लेटफॉर्म किसके लिए बनाएगा? अपने लिए, है ना? तो एनएसई से सारा डेटा आ रहा है, बस उस डेटा को हमें एनालिसिस करना है कि अगर कोई स्टॉक्स कुछ था ऐसा ही कुछ था, राइट? आपको ज्यादा आइडिया होगा कि आपका कि मतलब उसमें कुछ था कि भाई क्लोजिंग प्राइस, वो सारा फॉर्मेट बना के देते हैं, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट होता है हमारा, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से मतलब नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली परचेज हो जाए। मतलब मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमें, ऑटोमेशन चाहिए उन्हें। हाँ, मतलब बंदा अपना मॉरिशस में बैठ के मजे ले रहा है और प्राइस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो चीजें चल रही है। हाँ, तो उस टाइप का ऑटोमेशन चाहिए, उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए आपको। इसीलिए डेटा एनालिटिक्स अच्छा बनना है अगर, तो आपको ऑटोमेशन आना चाहिए, राइट? जो बड़े बड़े कॉलेजेस, जो आप आईआईटीएंस के नाम जानते हैं, राइट, ये सब बड़े बड़े फर्म में जाते हैं, ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स, और दो चार नाम बताओ भाई। अरे ये सब तो ब्लूमबर्ग, राइट, ये सारे ये इनका यही काम है, इन्वेस्टमेंट कराना और ये ट्रेडिंग कराना, राइट? क्योंकि इन सब के पास पैसे की कमी नहीं है, इन सब के पास पोर्टफोलियो की कमी नहीं है, इन सब के पास पैसा बहुत होता है, राइट? इन्हें चाहिए होता है एक वो बंदा जो डेटा को रियल टाइम में एनालिसिस। आपको मजाक लग रहा होगा, लेट मी जस्ट शो दिस है। देखिए, एसोसिएट पाइथन डेवलपर फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजीज, ये बंदा क्या करेगा? ध्यान दे, देखिए क्या बोला मैंने, डेटा को ऑटोमेट करना है, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल एक्यूमेन होना चाहिए उसके पास। ऑफ कोर्स फाइनेंस के लिए काम कर रहा है तो बिजनेस एक्यूमेन, फाइनेंस एक्यूमेन होना चाहिए उसका, नॉलेज नहीं होगी तो कैसे करेगा, है ना? फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज बनाना है उसे, क्लोजली पार्टनर्स के साथ मिलके आपको काम करना है। क्या क्या आपको आना चाहिए? देखिए क्या लिखा हुआ है, पाइथन फ्रेमवर्क्स, ईटीएल की बात हम करते हैं बहुत बार, एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेशन आना चाहिए, सर्वर से सीधा पाइथन कनेक्ट करके आपको डेटा पे काम करना आना चाहिए। लिखा है कि नहीं लिखा है सारा, राइट? और आप फाइनेंस के एक्सपर्ट भी होने चाहिए, तभी तो ये काम कर पाएंगे। खाली डेटा एनालिसिस से बात नहीं बनेगा ना, आपको फाइनेंस का नॉलेज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हेल्थ केयर सेक्टर का एक प्रोजेक्ट आया, मुझे नहीं पता था हेल्थ केयर में, तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं ना, आपको बहुत नॉलेज होता है। क्यों नॉलेज हो जाता है आपको? क्योंकि कंपनी के पास प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट आया,
प्रोजेक्ट आ गया हेल्थ केयर का, आप इतने दिन से काम कर रहे थे फाइनेंस पे, अब आपको हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता, एच भी नहीं पता उसका, तो 1 महीना बैठ के क्या होगी, पूरी रिग्रेस स्टडी होगी, और उस स्टडी के बाद आप लोग फिर कोड करेंगे। ये फायदा होता है आपको सॉफ्टवेयर लाइन में, डेवलपमेंट लाइन में जाने का। कोडिंग सीखने का फायदा ये कि आप कोड के अकॉर्डिंग कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। हमारा डेटा एनालिस्ट में पाइथन जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो आपको एक आइडिया देगा कि आप किस तरीके से सारी चीजें मैच कर सकते हैं। क्या मैंने फर्स्ट क्लास में ये सब नहीं बताया था, है राइट? लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये ब्लैक रॉक इसी चीज का हायर कर रहा है, ये हायर कर रहा है, मैंने आपकी कंपनी में भी दिखाया था राइट, आपको याद होगा फर्स्ट डे मैंने शो किया था। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, बस आपको आइडिया नहीं है क्योंकि अभी वो विजन नहीं ओपन हुआ है उसका। ये क्लियर है? तो यहाँ पर ये आइडिया क्लियर हो गया कि एपीआई के थ्रू डेटा आता है। अब इसी में क्या हो जाता है, एक हो जाता है इलीगल तरीका। इलीगल तरीकों को क्या क्या कहते हैं, स्क्रैप करना। स्क्रैप वर्ड में ही लिखा हुआ है कि स्क्रैप करा रहे हैं हम, ठीक है? कैसे? एनएसीपी में गया, कौन सा डे आज, सैटरडे, मार्केट तो बंद होगा है ना, ठीक है? मार्केट डेटा पे मैं गया, मार्केट डेटा पे इसके बाद देखिए ये वेबसाइट पे आ रहा है, ये सारा डेटा मेरा है ना, ये सारा डेटा मेरा वेबसाइट पे आ रहा है। ये एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, ये यूआई बनाना। ये किसका काम है, फ्रंट एंड डेवलपर का, कि यहाँ ये एनएससी इस कलर का लिखा होगा, यहाँ मार्केट वॉच लिखा होगा, उसके लिए उसे फ्रंट एचटीएमएल, ये सब आपको पढ़ना नहीं है गाइस। जिसमें एक आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि आईटी लाइन काम कैसे करता है। मैं जस्ट एक, आशीष जी कोई डाउट तो नहीं ना, मैं जस्ट एक क्लैरिटी के लिए दे रहा हूँ, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? तो ये रेड कलर, ब्लू कलर, ये सब फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। फ्रंट एंड डेवलपर का ही काम है ये चेक करना कि ग्रीन कितने चल रहे हैं, रेड कितने चल रहे हैं। पीछे से डेटा अगर रेड आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक फ्रंट एंड में रेड में नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे और ग्रीन में कम हो जाएंगे। ये डेवलपर्स का काम है ये सब डिसाइड करना, ठीक है? ये हम पावर बीआई में भी करके देखेंगे कि जब मेरा सेल्स टारगेट मीट नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली केपीआई मेरा क्या हो जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा। अगर मीट हो जाता है तो केपीआई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में। कितने परसेंट से मीट हो जाता है वो परसेंटेज शो करा देगा वहां पर, ठीक है? ये वेबसाइट पे डेटा है शरद भाई। कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने प्रेस किया, उससे मैं आ जाता हूं इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट का मतलब इसके कोडिंग पोर्शन पे आ जाता हूं। किस पे आ गया, और कोडिंग पोर्शन में मैं इसके नेटवर्क पे आ गया। किस पे आ गया, नेटवर्क पे। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वन रिक्वेस्ट, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2.3 KB डेटा ट्रांसफर। हाँ ये चेंज होता रहता है। मैंने जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस किया, देखिए ध्यान से देखना कितने रिक्वेस्ट लगे हैं, ध्यान से देखिए, ये बढ़ेगा। अभी तो लाइव नहीं है मार्केट, वरना ये हर सेकंड चेंज होता, ठीक है? कितने रिक्वेस्ट लगे हैं, ये 266 एपीआईज हैं हमारे। जितने रिक्वेस्ट उतने एपीआईज, क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट अपने आप में एक एपीआई को represent करता है। कैसे, मैंने इस वाले पे क्लिक किया, यहां पर देखिए, यहां पर मैं आया, मैंने इस पे क्लिक किया, इक्विटीज इंडेक्स, यहां पर ये देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं आगे करूंगा, यहां पर एक यूआरएल लिखा हुआ देख रहे हैं इधर, यूआरएल को मैंने डबल क्लिक किया, ये मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं मैग्नीफायर यूज करता हूं, तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एनएससी इंडिया स्लैश क्या लिखा हुआ है, एपीआई। क्योंकि ये एनएससी इंडिया तो यूआरएल था ही, लेकिन अब इस वेबसाइट पे ये डेटा किसके थ्रू आ रहा है, एपीआई के थ्रू आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, निफ्टी 50 का डेटा। अब ध्यान से देखना कैंडिडेट, ये डेटा आ कैसे रहा है। डेटा आने के तरीकों को कहते हैं गेट मेथड कहते हैं, ये वेब डेवलपर का काम होता है, ठीक है? यहाँ ग्रीन लिखा होता है, इसका मतलब सक्सेस है ये, ठीक है? मैं यहां पर आया, अगर मुझे वो एपीआई का डेटा देखना है, मुझे वेबसाइट पे वो डेटा नहीं देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर के, मैं यहां पर आकर के, एक मिनट पहले मैग्नीफायर ऑफ कर लूं, ज्यादा हो गया मैग्नीफायर। मैं यहां पर आकर के मैंने जो यूआरएल कॉपी किया था, उस यूआरएल को मैंने पेस्ट कर दिया। ये वो डेटा है जो वेबसाइट पे जा रहा है। ये लीगल तरीका है, एपीआई के थ्रू डेटा जा रहा है, जो कि कुछ इस तरीके का डेटा, ये देख रहे हैं, ये सारा डेटा उस वेबसाइट पे जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, एपीआई के थ्रू जा रहा है। एनएससी 5 मिनट लेता है इस डेटा को वेबसाइट पे भेजने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये डेटा वो लाइव भेजना स्टार्ट कर दे, तो एज अ कोडर मैं तो जानता हूँ डेटा कैसे मंगाना है मुझे, तो मैं ब्रोकर से डेटा क्यों लूंगा फिर?
मैं तो डायरेक्ट इनसे ले लूंगा। तो आपको आइडिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने इस पे वर्क किया था तो मुझे आइडिया है ये 5 मिनट डिले से डेटा देता है, राइट। क्यों पहले इंफॉर्मेशन ना मिल जाए भाई। कोई ब्रोकर कंपनी 20 करोड़ 30 करोड़ में डील करके उनसे लाइव डेटा ले रही है और वही डेटा ये वेबसाइट पे डाल दे रहे हैं तुरंत, तो फिर कंपनी क्यों लेगी? कंपनी भी लीगल तरीका अप्लाई करेगी भाई, जैसे सारे लोग कर रहे हैं, राइट। तो ये है 5 मिनट डिले से देते हैं। 5 मिनट डिले का मतलब है सारा खेल बदल चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, राइट। 5 मिनट डिले में बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये जो एपीआई के थ्रू डेटा आया, एपीआई के थ्रू जो डेटा आता है ना, उस फॉर्मेट को कहा जाता है जेसन फॉर्मेट। क्या कहा जाता है उसे? जेसन फॉर्मेट कहा जाता है। तो जब आप डेटा एनालिस्ट में काम करते हैं तो आपको खाली एक्सेल पे काम करना नहीं आना चाहिए। आपसे क्लाइंट आकर के कहता है डेटा वेबसाइट पे रखा है, जेसन के थ्रू मंगवा लेना। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे मंगवाया जाता है, और ये हम सीखेंगे पाइथन में मंगाना। और अगर मेरे पे टाइम रहेगा तो मैं ये एनएससी का ही दूंगा आपको ला करके, ये कैसे डेटा मंगाया जा सकता है। किसमें यूज करते हो? जीएसटी में यूज करते हैं। देखो कौन देता है आपको डेटा? साइट से निकलता है, देख रहे हो साइट से कैसे निकलता है? हाँ क्या हुआ भाई? मैं बता दूंगा यार अभी, ठीक है। हाँ मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। क्या जी? नहीं, वो इनका ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट इनको लाइव दे रही है या पुराना डेटा दे रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है। ये बात क्लियर है। अब सवाल ये है कि अब आप ये बात जानते हैं कि जो डेटा वेबसाइट पे आ गया वो चोरी हो सकता है, ये ध्यान रखना। जो डेटा वेबसाइट पे दिख गया वो इट मींस वो गया। तो हाँ, इलीगल, ये तो स्क्रैप वर्ड है। ये तो अप्रूव्ड है। हाँ। नहीं, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली ना इसके लिए ना थोड़ा सा अलग लेवल का कोडिंग लिखना होता है। जैसे अगर मैं ये डायरेक्टली यूआरएल यूज करूं तो एनएससी के डेवलपर्स बहुत एडवांस है, ये डायरेक्ट अलाउ ही नहीं करेंगे। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, जो डेटा वेबसाइट पे आ गया वो डेटा स्क्रैप हो सकता है। जो आगे आप कितना भी हार्ड कोडिंग कर लो, भाई कॉमन सी बात है यार, ये वेबसाइट पे आना मतलब पब्लिक डोमेन में आना। अब किसी बंदे का फेस पब्लिकली अवेलेबल हो गया, अब उस फेस का कुछ भी किया जा सकता है। मोदी जी गाना गा रहे हैं, अब कोई रोक थोड़ी ना सकता है डांस कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि डेटा पब्लिकली हो गया ना। अब पब्लिक डेटा का आप कुछ नहीं कर सकते भाई। आप कितने भी लॉज बना लो, साइबर सिक्योरिटी के लॉज बना लो, क्रिमिनल लॉज बना लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि डेटा एक बार पब्लिकली आ गया, डीफेक का यूज करके सब कुछ पॉसिबल है कि नहीं है? सेम एज इट इज ये डेटा वेबसाइट पे आ गया, तो इसीलिए ये रोक कैसे सकते हैं कि भाई डेटा लाइव भेजेंगे नहीं, हम 5 मिनट देर से भेजेंगे, ठीक है। ये ऐसे रोका इन्होंने। अब आप मंगा लो, क्या कर लोगे मंगा के? 5 मिनट में तो खेल हो जाएगा ना, बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ 1 सेकंड में खेल हो जाता है, 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है। धोखा? एज अ कोडर अगर अगर मुझे इतनी जानकारी है तो मैं ही नहीं कर लेता। मुझे पता है ना कि वो लेवल नहीं है अभी हमारा। वो लेवल तक पहुंचने के लिए वो उस लेवल का बंदा बनना पड़ेगा आपको। ये 1-2 लाख वाली चीज नहीं होती, ये होती है 100-200 करोड़ वाली चीज, ठीक है। उससे फिर आप खेलते हैं अच्छे लेवल पे, उससे एक आइडिया होता है आपको, सारी चीजें आपको पता होती है, राइट। वो एक अलग चीज होता है। तो इसलिए फोकस करो स्किल पे, 100-200 करोड़ बनाने पे, उससे ज्यादा क्लियरिटी बनेगा कि क्या। नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है यार। आज के टाइम में इंडिया का सबसे गोल्डन अगर कोई एज चल रहा है वो यही चल रहा है। आप 4 साल मेहनत करो, मेरा भी यही प्लान है। 4 साल मेहनत करो और एक बढ़िया सी कंपनी फॉर्म करो, ठीक है। 4 साल का बैलेंस शीट अच्छा से बनाओ, राइट। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की कमी नहीं है इंडिया में, पागल हो रखे हैं लोग। जा करके आईपीओ फाइल कर दो, खत्म। कितना पैसा चाहिए? 10 करोड़ पैसा चाहिए मुझे। क्या करोगे? एक्सपेंशन करेंगे, कुछ डेट चुकाना है, कुछ ये करना है, कुछ कंपनी ओवरटेक करनी है, ये सारी चीजें। 10 करोड़ का आईपीओ अप्लाई करोगे, वो आपको देने को रेडी हो जाएंगे 100 करोड़। जानते ही हैं, राइट, है ना। आपको कितना चाहिए था? वो देने को कितना रेडी है? आपको चाहिए क्या फिर? बस एक ये भाई, आप जितने भी सक्सेसफुल बंदे का नाम उठा लो। दीपेंद्र गोयल जोमेटो, लॉस मेकिंग स्टार्टअप। ओला, लॉस मेकिंग स्टार्टअप। उबर का नहीं आइडिया मुझे,
ओयो लॉस मेकिंग स्टार्टअप, बायजूस लॉस मेकिंग स्टार्टअप, फिजिक्स वाला लॉस मेकिंग स्टार्टअप अब लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इनके फाउंडर सारे सक्सेसफुल हैं। पेटीएम लॉस मेकिंग स्टार्टअप है कि नहीं है, लेकिन इनके फाउंडर सब क्या बैठे हुए हैं, करोड़पति बने। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि लोगों ने पैसा दिया हुआ ना उन्हें। बंदे पे पैसा नहीं भाई, उनको लग रहा है मेरा एक का डबल हो जाएगा, है राइट। कोई बात नहीं, वो उसके लिए आपको बाबा से मिलना पड़ेगा। हैं? हाँ, तो एक्चुअली हमने अब जैसे हमारे पास एक कंपनी आई थी, वो आई थी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे काम कराने आई थी। आप मानोगे नहीं, आप लोग टेक्निकल लाइन में तो अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया, एंट्री लिया, वो जस्ट ये कह रहे थे, ये रिकॉर्ड स्टेटमेंट जा रहा है इसलिए मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने जस्ट ये कहा था कि आपको वेबसाइट पे दिखाना है कि क्रिप्टो माइनिंग हो रही है, हो कुछ नहीं रहा होगा। आपको बस दिखाना है क्या, क्रिप्टो माइनिंग हो रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा होगा। आपको बस दिखाना है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा होगा। आप सब किस पे डिपेंडेंट है? आप सब तो डिपेंडेंट है वेबसाइट पे, भाई देखो बढ़ रहा है, लेकिन इंटरनली आपको थोड़ा ना पता है कुछ, वो कुछ नहीं रहा होगा, राइट। तो मार्केट में यही सब चल रहा है। आईटी लाइन आगे जाकर के सारे लाइन को ओवरटेक करेगा, सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी में मर्ज होने वाले हैं। भाई एसी ले लो, रिमोट ले लो, फ्रिज ले लो, सब आईओटी पे बेस्ड है। आईओटी का मतलब है कि इंटरनेट पे आप थिंग्स को बेस्ड करें, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। आप अभी मैं रिमोट का यूज करके प्रोजेक्टर चला रहा हूँ, कल को मैं बाहर बैठा हो सकता हूँ, मैं एंड्रॉइड फोन में ऐप ऑन कर लूंगा, प्रोजेक्टर ऑन, वो कनेक्ट कर लेगा, वही करता है। आईओटी का एग्जांपल है वो, ठीक है। लेट मी गिव यू अगेन एग्जांपल, थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्जन है, बस एक इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। अभी जो मार्केट में एक ट्रेंडी फील्ड चल रहा है, चैट जीपीटी भूल जाओ, बहुत पीछे हो गया वो, उससे ज्यादा एक बूम बूम फील्ड है जिसे हम कहते हैं एआई एजेंट्स। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा इसका, एआई सुना है ना, लेकिन एआई एजेंट्स नहीं सुना था। एआई एजेंट्स का क्या काम है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बॉबी भाई को हायर करना है इंस्टा पोस्ट राइट करने के लिए। बॉबी भाई बैकएंड में क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, बढ़िया सा पोस्ट बना रहे हैं और मुझे सामने अपलोड करके दे दे रहे हैं। बॉबी भाई का एक्चुअल टास्क क्या है? बस वो अपलोड कर रहे हैं, उसी लिए मेरे से पे ले रहे हैं। कंटेंट कहां से निकाल रहे हैं? चैट जीपीटी से निकाल रहे हैं। मेरे को क्या बंदा चाहिए? एक ऐसा बंदा चाहिए जो बस पोस्ट कर सके, यही तो चाहिए ना। किसके, कौन से प्रोफाइल पे? मेरे इंस्टा के प्रोफाइल पे। तो मैं एआई एजेंट्स बनाऊंगा। एआई एजेंट्स मतलब ये वर्चुअल बोट्स होंगे मेरे। ये क्या करेंगे? ये जा करके डेटा उठाएंगे। आप सभी लोग जानते हो कि प्रॉम्प्ट के थ्रू इमेज जनरेशन पॉसिबल है, जानते हैं ना, प्रॉम्प्ट लिखना, इमेज आपके सामने आ जाएगा। यही एआई बोट जा करके प्रॉम्प्ट लिखेगा, इमेज जनरेट हो जाएगा। स्कॉलरशिप देना है, फ्रीबीज देना है, 50% डिस्काउंट देना है, जो देना है वो पोस्ट में आ जाएगा सब कुछ। उस पोस्ट में क्या टैक्स लगाने हैं वो एआई एजेंट निकाल लेगा। मैंने अलाउ कर दिया है कि ये एपीआई के थ्रू लीगल तरीका, कि ये इंस्टाग्राम पे एपीआई के थ्रू पोस्ट कर देगा। आप जब भी कुछ क्लिक करते हैं ना, सब एपीआई के थ्रू काम होता है। तो इंस्टा पे जाकर के वो पोस्ट क्या हो गया, मेरा पोस्ट हो गया। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो पोस्ट बनाने वाला कोई बंदा था या वो कोई कंपनी बैठा हुआ बॉट था। आप तो फॉलो करके बैठे हुए हैं, लाइक पे लाइक जा रहे हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स जा रहे हैं, और बंदा बैठ के मजे ले रहा है उधर, क्योंकि ना उसने कोई पोस्ट बनाया, ना उसने कोई पोस्ट क्रिएट किया। वो सारा प्रोसेस ऑटोमेशन में, और आने वाला टाइम वन एंड ओनली बस ऑटोमेशन होने वाला है। डेटा एनालिस्ट को खाली डेटा एनालिस्ट में समझो। डेटा एनालिस्ट एक आपको एंट्री पॉइंट देने वाला है इस ऑटोमेशन के फील्ड में। इसका जस्ट एक ये स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए इस डोमेन को समझने के लिए पढ़ो इसे। इसलिए जॉब का तो इसमें एक अलग खेल है, राइट। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे तो आपको इस आगे के डोमेन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। एनवीडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, सब जानते होंगे, लेकिन क्यों कमाया बताओ भाई बॉबी भाई? भाई ऑटोमेशन तो है, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद से एनवीडिया क्यों कमा रही है पैसा एआई के बाद से? माइक्रोसॉफ्ट को कमाना चाहिए था, फेसबुक को कमाना चाहिए था, एनवीडिया क्यों कमा रही है? एनवीडिया का वैल्यूएशन तो आप लोगों ने सुना होगा ना न्यूज में, सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट अभी एप्पल के क्लोज चल रहा है, राइट। क्यों भाई बताओ भाई शोध भाई? नो आइडिया है?
एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पास्ट डेटा पे ट्रेन करना और फ्यूचर डेटा को प्रिडिक्ट करना, यही काम है। इसके लिए मुझे चाहिए हाई कंप्यूटर्स, क्योंकि पास्ट डेटा मतलब ट्रिलियंस ऑफ डेटा हो सकता है एक सेकंड में। उसको प्रोसेस कौन करेगा? नहीं करेगा कोई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक यूट्यूब वीडियो से पढ़ने बैठूं तो मैं समझ पाऊंगा, और मैंने क्रोम में 100 यूट्यूब वीडियो ओपन कर दिए हैं और मैं ही पढ़ रहा हूं, क्या मैं 100 के 100 कंटेंट को समझ पाऊंगा? नहीं समझ पाऊंगा, मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन मुझे एक ऐसा चिप्स चाहिए, चिप्स मतलब सेमीकंडक्टर, राइट? मुझे एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर चाहिए जो 100 के 100 वीडियो को एक ही टाइम में प्रोसेस कर पा रहा है, चाहिए। तो उसको कौन बनाने का काम कर रहा है? एनवीडिया बनाने का काम कर रहा है। और एआई को चलाने के लिए मुझे हाई कैपेसिटी वाले चिप्स चाहिए। चिप्स मतलब माइक्रो प्रोसेसर्स। तो वो कौन बना रहा है अभी? एनवीडिया बना रहा है। इसलिए वैल्यूएशन किसकी बढ़ रही है? एनवीडिया की बढ़ रही है। बाकी लोग तो उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको बनाने का काम कौन कर रहा है? एनवीडिया बनाने का काम कर रहा है। हैं? हाँ, एनवीडिया कंपनी जो पहले ग्राफिक कार्ड बना रहा था, आप सबने इसका नाम सुना होगा। हाँ, यूएस की कंपनी है। ये वाला नाम सुना होगा आपने। हेमंत जी, आपने सुना होगा, है ना? देखिए, मैंने बस एनवीडिया लिखा, देखिए गूगल का आर्टिकल, वर्ल्ड लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, आगे अगला देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटिंग लिखा हुआ है। क्यों? उसको प्रोसेस करने का काम कौन करवा सकता है? अभी बस यही करवा पा रहा है, राइट? इसीलिए ना, आप लोग खाली इस डोमेन को पढ़ने के बेस पे मत लीजिए। एक्सेल तो बहुत पीछे इन सब डोमेन में अभी। आपको जाकर के आर्टिकल्स को देखना है। देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। आज अगर कोई, अभी मान लेते हैं, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अभी चल रहा है 2025। आज एक बंदा है, वो 12th क्लास से पास आउट हुआ, उसने आईआईटी दिल्ली क्रैक कर लिया। क्लियर है? 4 साल बीटेक करेगा। 4 साल में ये ऐसा क्या कर लेगा कि ये करोड़ों का पैकेज ले आएगा? एक तो इसका ब्रांड आईआईटी दिल्ली का टैग लग गया। दूसरा, ये 4 साल में क्या ऐसा कर लेगा बताओ? ये 4 साल में ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये 4 साल में बस जितने भी करंट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन सब पे हैंड्स ऑन रहेगा इसका। भाई, ये पुराना थोड़ा ना पढ़ने बैठेगा कुछ भी। पुराना तो पढ़ ही रहा है वो कॉलेज में। 4 साल में ऐसा क्या करेगा ये जो कंपनी से पे करेगी? करंट टेक्नोलॉजीज पे काम करेगा ना। जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है, राइट? करंट टेक्नोलॉजीज पे काम करेगा। तो जब ये बंदा 4 साल में करंट टेक्नोलॉजीज पे काम करने को रेडी है, तो क्या हम 4 साल में करंट टेक्नोलॉजीज पे काम करने को रेडी नहीं हो सकते? बस टैग किस चीज का नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज क्या कॉमन रहेगी? 4 साल का ट्रेंड हमारे फेवर में रहेगा, इसलिए ट्रेंड को फॉलो करो। ये मैटर नहीं करता कि आप ये कहाँ से बिलोंग करो इधर। और दूसरा, मैंने आपको इसको बता ही दिया है, बस ये इंडिया में अभी ये चल रहा है, राइट? 4 साल का बैलेंस शीट बनाओ बढ़िया सा, कंपनी को लिस्ट कराओ, मौज करो। उसके बाद कोई जॉब वॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा आशीष जी। हाँ, मैंने तो पहले ही बताया यार। मैंने तो पहले ही बताया, इसके लिए अकेला पॉसिबल नहीं है ना, टीम चाहिए इसके लिए। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है फिर। वीकेंड वाले बंदे तो सेंसिटिव होते ही हैं, वो तो टीम में आ भी सकते हैं। वीकडेज वाले तो कॉलेज वाले होते हैं ऑलमोस्ट, राइट? हाँ, हाँ, तो ठीक है, बिल्कुल करते हैं। और क्या दिक्कत है फिर? बढ़िया है। नहीं, मजाक की बात नहीं कर रहा, सीरियसली। मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ। हैं? हैं? मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को बस क्या करना है कि बस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है भाई। खाली एआई 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 मार्केट में यही चल रहा है। आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो? बस बैकएंड में, मुझे पता है बैकएंड में एलएलएम्स का यूज किया जा रहा है, एंड इन एलएलएम्स को वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। बस लोगों को लग रहा है कि ये देखो सारे आंसर हमारे रिटर्न कर रहा है। बैकएंड में लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड हो रखा है, जो कि एआई का कोर कॉन्सेप्ट है हमारा, राइट? हाँ, बिल्कुल, राइट। वही देखो, एक्चुअली ना, यहाँ पर देखो सिनेरियो क्या है, क्योंकि मैंने मल्टीपल सेक्टर्स पे वर्क किया हुआ है, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, राइट? एक स्टार्टअप का भी हमारे पास प्रोजेक्ट आया था। वो 4 साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी, बस वो 4 साल उन्होंने लॉस किया हुआ है। बट पता है उनका सेवियर कौन है? सेवियर होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स पे फालतू पैसा होता है, इनको कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट करना होता है। प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, वो बात की बात है।
आपको क्या करना है कि आपको एक आइडिया हमारे पास होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है ये नहीं हो पाता। आप सोच रहे हो कि मैं बता रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कारण बताता हूँ मैं, इन सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। इन सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है, वो होते हैं आपकी स्टेबिलिटी। अगर आप प्रेजेंट में स्टेबल नहीं है तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। आपको फोकस करना है कि आप एक बार स्टेबल हो जाओ अपने आप में, देन आप रिस्क लेना स्टार्ट कर सकते हो। स्टेबल इन द सेंस, आप समझ रहे हो मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, किस कंटेक्स्ट में? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और कुछ नहीं। वन एंड ओनली एक ही स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल और हेल्थ की स्टेबिलिटी। दो चीजें बेस्ट है तो आप तीसरा निकाल लोगे रास्ता अपने आप ही, राइट? दो चीजों को स्टेबल कर लो। आइडिया एक बार अपना ये इम्प्लीमेंट करो, कुछ नहीं करना, लिंक्डइन पे जाना है, आइडिया को पिच करना और कुछ नहीं करना बस, राइट? एक आध इन्वेस्टर उठ के आ जाएगा जो नशे में होगा, आपको कहेगा जाओ फंड दे दिया मैंने मजाक नहीं कर रहा भाई, सीरियसली, राइट? आपको क्या चाहिए? स्टार्टिंग फंड चाहिए था ना, बस खत्म कहानी, फंड आ गया, आप रेडी हो काम करने के लिए, वो रेडी है फंड देने के लिए। एक बंदे ने फंड कर दिया, उस एक बंदे के बिहाफ पे आप दूसरा फंड उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बैकिंग आ गई कि भाई जब वो इन्वेस्ट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना? इन सबको हम बोलते हैं यहाँ पर सीड फंडिंग कहते हैं, अलग अलग जगह से सीड फंडिंग उठाना, राइट? सबसे पहला जो बंदा आपको इन्वेस्ट करता है वो एंजल इन्वेस्टर कहलाता है, क्योंकि वो उसने मदद करी आपके लिए, एंजल है वो, इसलिए वो एंजल इन्वेस्टर कहलाता है, राइट? उसके बाद फिर सीड फंडिंग राउंड पे जाते हैं, राउंड 1, राउंड 2, अलग अलग। फिर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन, लॉस, आप लॉस कर रहे हो लेकिन आपकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर ने हाई वैल्यूएशन पे पैसा लगा रखा है। फिर सीड सीड फंडिंग के बाद फिर आप जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, वीसीज के पास जाते हैं। वीसीज का मतलब है वेंचर, एक वर्ड लगा हुआ क्या? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब उन पे कैपिटल की कमी नहीं है। कॉमर्स के लाइन में कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं, कॉमर्स के लाइन में कैपिटल का मतलब पैसा होता है, ये बात आप जानते हैं, राइट? वैल्यूएशन होता है ना? तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेंगे? उस एंजल इन्वेस्टर या सीड, जो आपके सीड इन्वेस्टर्स है, उनके बेसिस पर आपको फंड करेंगे। आपके पास वीसीज आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है? आईपीओ पे लाना है। वीसीज लास्ट राउंड है, इसके बाद आप सीधा VC1, VC2, VC3 पे जाते हैं, देन फिर और कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि इन सब के पैसे को डबल कौन कर सकता है? आईपीओ कर सकता है, क्योंकि इनसे बड़ा या तो कोई बड़ा वीसी आ जाए उठ के, भाई जैकमा जैसा बंदा उठ के आ गया, ठीक है? या आपने ये उनका नाम सुना होगा, नहीं, शार्क टैंक, तो ये शार्क टैंक हमारा वीसी का ही पार्ट है, और एंजल इन्वेस्टर दोनों है वो, क्योंकि वो स्टार्टअप के फर्स्ट राउंड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो एंजल इन्वेस्टर्स भी है एंड वीसीज भी हैं वो सारे, राइट? इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैं स्पेलिंग आई थिंक मुझे इसका याद नहीं है इनका, सॉरी। ये मासायोशी सन, नहीं सुना तो सुन लो अभी। ये सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ये, राइट? हाँ, ये जापानीज पर्सन है एंड आपको आइडिया मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप सब ना ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो। इट्स नॉट लाइक कि आप खाली डेटा एनालिस्ट में एक्सेल पढ़ के बैठे हो और वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना फिर आप लोग को, राइट? छोटा लग रहा है ना? देखिए, लिस्ट आ गया इस बंदे का। ओला, माशाओशी सन। जोमैटो, यही बंदा। पेटीएम, यही बंदा। फर्स्ट क्राई, यही बंदा। कितना इन्वेस्ट किया था? सॉफ्ट बैंक के नाम से पॉपुलर है, नाम सुना होगा आप सबने सॉफ्ट बैंक का। $300 मिलियन इन जोमैटो एंड एग्जिटेड विद अ प्रॉफिट ऑफ $400 मिलियन। क्यों? क्योंकि जब आईपीओ आया था तो ये सारे स्टेक्स, आईपीओ में कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर होते हैं पब्लिक को, तो कंपनी में सबसे पहले, ये ऐसा नहीं है कि कंपनी का शेयर होल्डर जो कंपनी का मेन ऑनर है, आप अगर कंपनी के आशीष जी मेन ऑनर है, आप अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं क्लियर कर दूं सारी चीजें। ये राइट से ये रिटर्न होता है कि जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया आप उनको एग्जिट देंगे। कंपनी लिस्ट में आप कह रहे मैं ही भाग जाता हूँ पैसा लेके, ऐसा नहीं होता। कंपनी में आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट देंगे आप पहले। तो ये क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं तो पहले इनको एग्जिट देंगे। तो $300 मिलियन था, 400 पे निकल गया, $100 मिलियन कितना हुआ? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छा अच्छा, प्रॉफिट लाइक 2x से भी ज्यादा हो गया है, 2.33x ऑलमोस्ट, राइट? 233% ऑलमोस्ट। ये तो अगला जोमेटो खड़ा कर सकता है बंदा, यस या नो, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट
मनी मेक्स मनी। तो सारा कॉन्सेप्ट यही है। मैनेजमेंट लेवल पे जब आप जाएंगे, बिकॉज मैं मैनेजमेंट लेवल पे वर्किंग हूँ, तो उसमें ना यही पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होता है। उसमें नहीं है एक्सेल में वीलुकअप लगाया क्या आज आपने? है आशीष जी, आप मैनेजमेंट के बंदे हैं राइट, आप ऑलरेडी मैनेजर हैं, आप बताइए मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन क्या रहता है? एक्सेल में वीलुकअप चलाया क्या आपने? हैं अरे यार आज मैं एक्स लुकअप सीख के आया हूँ, है नहीं होता ये सब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ग्रुप में क्या चल रहा है, उसी से क्लैरिटी बनेगी आप। हाँ राइट, सारी चीजें वही है, उसी से बात बनती है। अब ये देखिए नीचे नीचे एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये तो आपने एक पॉजिटिव केस सुना, एक नेगेटिव केस सुनाता हूँ आपको राइट। इनका भी नाम आप लोग जानते ही होंगे। हाँ आप समझ गए मैं किन किन की बात कर रहा था, ठीक है। बहुत सारे हैं, ये देखो नेक्टो फार्मा, ठीक है, ये सारे हैं कंपनीज आपके। सीमेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। कैपलिन पॉइंट, देख रहे हो, ये ये बहुत सारे कंपनीज हैं इनके, ये सब नाम सुना होगा आप लोगों ने राइट, ठीक है। देखिए, नहीं ये देखिए, बुक लॉस ऑफ 600 करोड़, इट्स नॉट ऑलवेज द पॉजिटिव वन राइट, ठीक है। बिकॉज इन सब से भी डिसीजन गलत जाते हैं, बट द थिंग इज दैट कि उन्हें पता है रुकना कहां पर है ना। सो अब इन्होंने बुक किया, लॉस अपना बुक किया, निकल गए, खत्म कहानी, बात खत्म, ठीक है। लेकिन जो विजय शेखर शर्मा जी हैं फाउंडर, वो तो मजे में, उनका क्या पैसे, फाउंडर पे कभी पैसे की कमी नहीं होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर करके करवा करवा के उसका खुद का पोर्टफोलियो बन जाता है बस। हाँ और क्या। हाँ हाँ, बट दिक्कत पता है क्या होता है, दिक्कत ये होता है कि ये जो जो आपके कैपिटलिस्ट बंदे होते हैं ना, अगर बॉबी भाई ने मेरी कंपनी में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, एंड बॉबी भाई जानते हैं कि मेरे पे पैसा नहीं था, ये मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं, यस या नो, हर तरीके से, है कि नहीं है। तो बैकएंड में प्रेशर ट्रांसफर होता है, इसीलिए बंदे के चेहरे पे दिख जाता है कि भाई लॉस हो रहा है, इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो कंपनी का फाउंडर पे ये रिजाइन देने की हालत आ जाती है। वो नहीं झेल पा रहा ना, क्या करेगा, सीईओ रिजाइन दे दिया उसने, खत्म कहानी, ठीक है। अब रिजाइन दे दिया तो ऑब्लिगेशन उसका ही नहीं, वो आंसरेबल है ही नहीं। अब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आंसरेबल तो है ही नहीं। हाँ हाँ, पीयूष बंसल लॉस मेकिंग, भाई उसने तो बहुत अच्छा मतलब अपना स्टार्टअप कन्वर्ट किया। हाँ अच्छा, लेंस कार्ट में, हाँ हाँ बस, आपके पास देखिए, आपको जब खुद ही लग रहा है कि यार मेरे कंपनी का आइडिया उस लेवल पे नहीं है जो टेक्नोलॉजिकली बीट कर सके, अभी का टाइम चल रहा है टेक्नोलॉजिकल, आप एआई का कुछ भी स्टार्टअप निकाल दो, वो लग जाएगा हाँ कि बंदा कुछ बढ़िया ही कर रहा होगा। एआई और ड्रोन, आप इंडिया में बहुत हो, बहुत टाइम से आप लोग हो, एआई और ड्रोन के अलावा अभी कितने स्टार्टअप्स आपने सुने? जो है वो सारे ई कॉमर्स वाले हैं, इसके अलावा सारे ई कॉमर्स वाले हैं, स्विगी उठा लो, जोमेटो उठा लो, ओला उठा लो, तो वो इसमें आपका कन्वेंस वाले में मैनेज कर रहा है राइट। सारे पॉपुलर में तो यही है ना हमारे, मीशो उठा लो, ई कॉमर्स में जा रहा है ना। फास्ट फूड डिलीवरी में ये सारे जा रहे हैं आपके, राइट। रैपिडो आपके, ये सारे बाइक टैक्सीज इन सब में जा रहे हैं, सारे कॉमन डोमेन है हमारे। एजुकेशन में है, हाँ एजुकेशन में फिजिक्स वाला जब आया था, अब देखिए आपको लग रहा होगा फिजिक्स वाला अपना देखिए कैसे सेवियर कर रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये पिछले साल का ये इन्होंने फाइल किया हुआ है। इनके फाउंडर तो पॉपुलर है काफी, अलग पांडे जी हैं, खुद का है। हाँ देखो, आप बैलेंस शीट नहीं छुपा सकते, एक बार जो कंपनी नोन आ जाती है ना, एमसी रजिस्टर्ड हो जाती है,
एमसीए रजिस्टर्ड का गाइडलाइन ही है कि आपको बैलेंस शीट अपना फाइल करना पड़ेगा, वरना अलग से उसके ऊपर पेनल्टीज है। जितना डिले करो, आप तो उसी में है ना, उसी प्रोसेस में है ना आप पे। हाँ हाँ, देखिए मेरा अपना पर्सनल सजेशन रहेगा, आप लोग ना ये टेक्निकली तो पढ़ो, टेक्निकली पढ़ो, इसमें कोई नहीं जाने वाला, बट ऑलवेज रिमेंबर कि रतन टाटा जी ने गाड़ी की कंपनी बनाई है, उन्होंने गाड़ी नहीं बनाई है। जो नीचे जो बंदा इंजीनियर काम करता है ना, वो गाड़ी बनाना जानता है, लेकिन वो कंपनी नहीं बना पा रहा है। इट्स नॉट ऑलवेज द टेक्निकल वन, टेक्निकली ज्यादा नहीं जाना जाता, नहीं ज्यादा जाना जाता, टेक्निकल जाओ इंटरव्यू लेवल तक बस। आशीष जी, ईमानदारी से बताना, अगर आप ही की कंपनी में आप ही का री इंटरव्यू लिया जाए, इज देयर 100% चांस कि आप सिलेक्ट हो जाओ? नो। आप अपना ही बताओ, जबकि आप खुद वर्क कर रहे हो फिर भी आप मना कर रहे हो, क्यों? सोचो। नहीं नहीं भाई, सोचिए, ये तो सेल्फ क्वेश्चनेबल आंसर है ना, है? बताइए हेमंत सर, हाँ आप बताइए। देखिए हमारा थोड़ा सा टेक्निकल क्लास थोड़ा सा फिजिक वो साइकोलॉजी वाले में कन्वर्ट हो गया है? कोई बात नहीं, मैं कभी फ्लो में निकल जाता हूँ बाहर, लेकिन फिर भी एक मैं आइडिया दे रहा हूँ। ये साइकोलॉजी का गेम है सारा। आप अपने ही लेवल से सेटिस्फाइड नहीं हो कि अगर मेरा ही री इंटरव्यू होगा मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। हाँ पता होता है, लेकिन फिर भी आप सरवाइव कर रहे हो, क्यों? बिकॉज आप जानते हो कि टेक्निकल के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मेरे में प्लस पॉइंट है, एंड उसके चक्कर में मैं टिका हुआ हूं, है ना? ये क्लैरिटी आ गई ना? सो क्यों इतना टेक्निकली उलझना फिर, राइट? इसलिए मैं कहता हूँ कि बस एक आइडिया लेके चलो। ये तो खैर टॉपिक था डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर कुछ और वैलिडेट हो गया, राइट? लेकिन फिर भी एक जस्ट आइडिया वाली बात है, राइट? तो इट्स ऑलवेज कि आप मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लाइन अप रहो। 100 साल आज हम सब अपने आप को ब्रिलियंट मान रहे हैं, 100 साल बाद ये सारा इंफॉर्मेशन ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ब्रिलियंट थे, या हमारा जो ट्रेंड में जो हम चल रहा था वो सीख रहे थे इसलिए ब्रिलियंट थे? इट मींस नॉलेज ब्रिलियंसी को नहीं यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, ट्रेंड विथ नॉलेज ब्रिलियंसी को सपोर्ट कर रहा है। 100 साल बाद हमारे इन्फॉर्मेशन हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि हम भाई मैं तो एआई पे काम कर रहा था उस टाइम, राइट? है ना? सी लैंग्वेज का एक टाइम था, अभी सी लैंग्वेज वाले बंदे जो हैं वो नॉर्मली ट्रीट किए जा रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज कि ट्रेंड के साथ आप टेक्निकली क्या नॉलेज लेकर के चल रहे हैं। नॉलेज कोई खराब कोई गलत नॉलेज नहीं होता, इट्स ऑलवेज इकोनॉमिक्स का बेसिक सा फंडा, डिमांड वर्सेस सप्लाई, राइट? वही टिकेगा जिसकी सप्लाई है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, महाकुंभ में बंदे जाके लाखों करोड़ों का आइडिया दे रहे कि भाई बस चना बेचना है अगला अंबानी मैं ही निकलूंगा, है? वो कमा भी लेंगे हो है ना? बट हम सब में वो रिस्क इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम सब का मामला फंसा हुआ है कि भाई जॉब छोड़ के अभी थोड़ी ना जा सकते हैं। मुझे पता है आप सब अगर फ्री होते तो निकल लेते आप सब भी देखो प्लान। हाँ 20 लाख दिए, बताओ 20 लाख का पैकेज लिए बंदों का है। हाँ आराम से 70-80 लाख का प्रॉफिट तो नहीं, रेवेन्यू निकाल लेगा, 20 तो निकाल ही लेगा एटलीस्ट वो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उसका सूखे का काम है, कैश का काम है उसका, कुछ सरकार को कुछ टैक्स वैक्स कुछ नहीं जाना है उसका, है? यहाँ पे तो पहले ही बहुत सारे पैसे कट के आते हैं जॉब में, राइट? तो वो चीज है। तो अभी आप बता रहे थे कि फिजिक्स वाला बता रहा हम लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, राइट? है ना? लेकिन आप बैलेंस शीट नहीं छुपा सकते। अब ये अपने आप को बचाएंगे कैसे, बताइए नवीन जी? नहीं वो तो किया है, लेकिन उसके देखिए, ये अपने आप को बस इसी से बचा सकते हैं, और इनको कोई नहीं बचा सकता। क्या लिखा हुआ है देखिए, ये बात आपको नहीं पता होगी, फिजिक्स वाला का आईपीओ आने वाला है, राइट? इंडिया, इट्स नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई आपको सर्वाइवल से बचा सकता है कंपनी में, वो आईपीओ है आपका। बिकॉज आपको पब्लिक आईपीओ ना, इट्स लाइक आप दोस्तों से पैसा ना मांग करके एक लीगल तरीके से पैसा मांग रहे, सभी से भाई मदद कर दो मेरी यार
मैं आपको कुछ शेयर्स दे देता हूँ, मेरी मदद कर दो। हाँ नहीं, ये देखो यार, देखो हम सब ना उस एज ग्रुप में कि हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है गलत बात है। मेरे को तो कॉलेज के ऑलमोस्ट क्लोजिंग से पहले ही मुझे ये सारी चीजों का आइडिया लग गया था, राइट, क्योंकि टीचर्स का थोड़ा था एसोसिएशन उन सारी चीजों के चक्कर में, राइट। इसीलिए इन सब से ही फायदा होता है। आप करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहो, आपको ये रहेगा। आप नहीं जानते हो बायजूस के पीछे कोलैप्स, आपने कहा ना ऑडिटिंग में थोड़ा सा अगर इशू होता है तो बायजूस आपका कस्टमर था। हाँ हाँ ओके। आपको पता है बायजूस कोलैब के पीछे रीजन क्या रहा है एक्चुअली? उसका आईपीओ नहीं आ पाया, ठीक है, वरना आईपीओ, अब पता है आईपीओ क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उसका ऑडिटिंग में सर्कल बना हुआ था। जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, अगर वो ऑडिटिंग पास नहीं करेगी, बड़ी कंपनी मतलब सीए के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वो बहुत सारे बंदे सीए मिलके ऑडिट कर रहे हैं उसे, उन्होंने अगर अप्रूव नहीं किया। हाँ बिल्कुल। हम्म, आप कुछ नहीं कर सकते भाई, आप कितने, आपके लाखों करोड़ों की कंपनी है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ऑडिट लेना पड़ेगा, ऑडिट अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। बायजूस का, बायजूस जो था क्लाइंट था, खैर इन सब के तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। अब तो कंपनी बर्बाद हो गई ना, इंसॉल्वेंसी का फाइल कर रही है अब तो। ये देखिए, डेलॉइट कंपनी इसका वो करती थी, ऑडिट करती थी। आप जानते ही हो ये सारे फेमस कंपनीज है, राइट। दिस एक्शन लीड डेलॉइट टू नोटिस डिस्क्रिपेंसीज एंड इवेंचुअली रिजाइन पोस्ट द ऑडिटर टेक ओवर बाय एमएसके। जो भी था इनका, बायजूस में जितने भी कुछ हुए बैलेंस शीट में इधर उधर सारी चीजें हुई, बंदे को रिजाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं ऑडिट नहीं करूंगा इस कंपनी का, ठीक है। आप कितना भी प्रेशर लगा लो, ऑडिट नहीं होगा इस कंपनी का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मामले इधर उधर हैं इसमें, राइट। हाँ, क्योंकि क्योंकि आपने अगर गलत किया तो सीधा केस किस पे बनेगा? डेलाइट पे बनेगा। अब वो ऐसा करना नहीं चाहते। खत्म, इनका ऑडिट फेल हुआ, खत्म। उसके बाद नहीं, लॉस तो सभी है यार। बैलेंस शीट के साथ खेल नहीं करना चाहिए था ना आपको। बैलेंस शीट का मतलब है कि आप इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को ब्रीच कर रहे हो। आप करो 2-4 करोड़ इधर उधर कर रहे हो, करो 2,000-4 करोड़ इधर उधर मत करो। जब आपकी कंपनी 5,000 करोड़ की और आप 5,000 करोड़ इधर उधर कर रहे हो, तो फिर आप कर क्या रहे हो, राइट। हाँ, या वो लॉस होने की तैयारी में ये बोलो। ब्रेक इवन में तो वो तो बहुत कम पहुंचे हुए हैं, ब्रेक इवन में बहुत कम पहुंचे हुए हैं, राइट। वो भी तब जब इन्वेस्टर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, राइट। बायजूस के ऑडिटर ने रिजाइन दे दिया। किसी कंपनी का ऑडिटर अगर रिजाइन देता है तो उस कंपनी का क्या ऑडिट होगा? कुछ नहीं होगा, राइट। इसके बाद क्या हुआ? ऑडिट फेल हुआ, आईपीओ रिजेक्ट हो गया इनका। मार्केट ने रिजेक्ट किया, सेबी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर लिखा होगा, ये लिखा होगा इधर के न्यूज में होगा, राइट। क्या लिखा है मैंने? हाँ, नहीं भाई, डेलॉइट ने मना कर दिया। आपको पता है इन सब का मोनोपोली है। मोनोपोली तो नहीं है, ड्यूपोली है इन सब का। ड्यूपोली भी नहीं, एक और होता है टर्म, राइट। हाँ, ये टॉप 5 यही सब कंपनी, एक ने मना कर दिया, खत्म, कोई नहीं हाथ लगाएगा उसके बाद। हाँ, बिग 4 कंपनीज है ये, हाँ, राइट। मना, एक ने रिजेक्ट मतलब खत्म केस हो उसके बाद। या तो आप इंटरनल मैनेज कर लो कि वो एक बंदा भी मना ना करे। यही यही सारी चीजें होती है, राइट। कोई फंसना नहीं चाहता ना, ये देखिए। हाँ, यहाँ पर ये न्यूज आया था, मैंने उस टाइम पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट ये आर्टिकल मिल नहीं रहा है मुझे। इनका आईपीओ सेबी ने रिजेक्ट कर दिया था। राइट, ऑफ कोर्स, वही तो मैंने कहा आपको। ये देखिए, ये देखिए, एनसीएलटी ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं? 28 मार्च 2024 का आर्टिकल है। एनसीएलटी रिफ्यूजेस टू स्टे बायजूस ईजीएम टू रेज कैपिटल थ्रू आईपीओ, राइट। ये अपना जो पैसा रेज करने की प्लानिंग कर रहे थे, एनसीएलटी ने मना कर दिया कि भाई आप
एनसीएलटी कोर्ट है आपका, ट्रिब्यूनल कोर्ट समथिंग करके है, जहां पर इंसॉल्वेंसीज के लिए कंपनी फाइल करती है, राइट। हाँ, तो वो आपका फिर उन्होंने बना ये बैन कर दिया है ना। ये देखिए, द टॉप कोर्ट इन द डेलवेयर हैज हेल्ड दैट बायजूस डिफॉल्टेड ऑन समथिंग इतना लोन फ्रॉम यूएस लेंडर्स। अब कोई लोन डिफॉल्ट कर रहा है और आईपीओ के लिए फाइल कर रहा है, ये तो सीधा नेगेटिव कॉनोटेशन है ना। अब ऐसे में फिर बंदे भी इन्वेस्ट नहीं करते, फिर ये तो सक्सेस नहीं, ये तो बहुत बड़ा फेलियर कंसीडर होता है। इससे अच्छा है कि आईपीओ को होल्ड किया जाए फिर, राइट। ये सारी चीजें होती हैं। ये लिखा है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एनसीएलटी जो है, राइट। एनसीएलटी में ही फाइल करते हैं जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में फाइल होती है, तो वो चीज़ है। तो यही सारी चीजें हैं यार, इंटरलिंक्ड, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, इसीलिए बस डोमेन को लेके चलो, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी इधर, राइट, कैसे डेटा ट्रांसफर से लेकर के कहाँ से कहाँ डोमेन हमारा टॉपिक गया। इससे फायदा पता है क्या रहता है, जब आप मैनेजमेंट के अपर लेवल पे रहते हैं तो आपको बहुत सारे ब्रॉडर एरिया का आइडिया होता है, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। टेक्निकली फंसे हैं, एक्सेल में ही फंसे हैं, तो बस आप एक्सेल में ही हेल्प कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स ऑलवेज रिमेंबर कि भाई आप मैनेजमेंट लेवल डिस्कशन पे पहुंचने के लिए मैनेजमेंट लेवल का थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये रियलिटी आज के, मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो, ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है। बैक टू टॉपिक आ जाए, हैं? नो, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं यार ना, आर्टिकल्स को फॉलो किया करो। यहाँ पर ये मीडियम है, ये सारे मैं वो रिसोर्स बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ। एंड आई नो कि भाई मैं सपने में थोड़ी ना ज्ञान आ रहा है मुझे मैं भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहूंगा ना, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली आपको वो सोर्स दिखाऊं जहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या चीज, क्या देखते रहते, रील? मीडियम का आर्टिकल है, आप मीडियम में पूरा मशीन लर्निंग, पाइथन, डेटा साइंस, कोई भी नया डेवलपमेंट होता है वो सब इस आर्टिकल पे मिल जाएगा आपको। उतना टाइम खैर मेरे पे भी नहीं होता कि मैं पढ़ पाऊँ, लेकिन फिर भी टच में रहता हूं तो एक आइडिया लग जाता है कि क्या है, एक आइडिया क्लैरिटी मिल जाता है, राइट। लिंक्डइन पे आप फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे जो आपके ग्रुप्स होते हैं, उससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा, राइट। रील्स भी अगर चला रहे हैं तो रील्स में भी उन्हीं बंदों को फॉलो कर सकते हैं, और पूरा कंस्ट्रेंट भी मत लगे, दो चार अलग भी फॉलो करो, तभी कुछ नया भी देखने को मिलेगा हैं? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है क्या जी, वो तो है, वो तो यार आगे का प्लानिंग है, आगे का प्लानिंग है, लेकिन अभी ज्यादा चीजें मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, ठीक है। वो आगे का है प्लानिंग, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, एक स्टेबिलिटी वर्ड मैंने बताई ना। आप रिस्क कब लेंगे, जब आपको बर्बाद, ऑफ कोर्स भाई मैं तो आईटी लाइन से ही लाऊंगा ना, ठीक है। आप रिस्क तब लेते हैं जब आप अपना लॉस झेलने को रेडी हैं, ठीक है। आप रिस्क तब नहीं लेते हैं जब आपके लॉस के साथ आपके फैमिली का लॉस जुड़ा हुआ हो, तब आप रिस्क नहीं लेते, ठीक है। तब आप सेफ गेम खेलते हैं। तो दिस इज द वन लाइनर कंक्लूजन जो आप लोग मेरे से पूछना चाह रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ठीक है, वो होगा भाई आगे का, जब मेरे को आइडिया है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, वो डोमेन की क्लैरिटी है, वो जाएंगे बिल्कुल इस पे जाएंगे। अब बाकी आप लोगों ने अप्रोच कर ही दिया टीम के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो कोई इश्यू ही नहीं है, राइट। मैं आशीष सर को लीड पे रख दूंगा है ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी बस यही है, टॉपिक पे आ जाए भाई, राइट है। नहीं नहीं, कुछ और, एक्सेल बस हो गया हमारा क्लोजिंग पे, बस मुझे ये दो चार टॉपिक बताना था, ये हमारा क्लोज हो जाएगा 26 इसी इसी दिसंबर में स्टार्ट करा देते हैं। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, हाँ सीक्वल कराएं या पावर बीआई, देखो सीक्वल का ना पावर बीआई के साथ इंटीग्रेशन है, तो मेरे ख्याल से सीक्वल कराना ज्यादा अच्छा होगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे, बिल्कुल। सीक्वल सर्वर पे काम कर रहे हो ना, ठीक है, तो मैं सीक्वल सर्वर ही उठाऊंगा फिर, ठीक है। दो हमारे टूल होते हैं, एक माइस्क्यूएल होता है और एक एसक्यूएल सर्वर होता है, हाँ
MS SQL तो आपने वही बोल दिया, SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट वाला, हाँ ठीक है। एक आपका MySQL अलग है, DBMS में RDBMS में अलग है, ओरेकल का है वो MySQL, ओपन सोर्स है, फ्री वाला है हमारा। हाँ आप जो कंपनी में यूज हो रहा है SQL सर्वर सबसे ज्यादा, हाँ वही, उसी पे काम करेंगे हम। हाँ एक्सेल के बाद वही उसी पे काम करेंगे, ठीक है। ठीक है। जैसे आपने 2 घंटा क्लास चलता है तो 1.5 घंटा क्लास, उसके बाद आधा घंटा। हाँ बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा भाई, बिना प्रैक्टिस के तो एक्सेल भी नहीं आएगा। एक्सेल में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो हमने टच नहीं करी हैं और बहुत एडवांस है। VBS पे आप काम करते हैं, आपने बताया था है ना, VBS प्रॉपर प्रोग्रामिंग हो जाता है एक्सेल में, ठीक है। पता नहीं कंपनी क्यों यूज करती है VBA, अब तो यूज नहीं करना चाहिए। हाँ VBA यूज ही नहीं करना चाहिए, VBA का कोई फायदा है नहीं अब जा करके। VBA नहीं यूज, तो तभी तो गवर्नमेंट तो फालतू के क्या बोलो, मैं रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट में जा रहा है मेरा, है किसमें भाई। अभी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, इन्फोसिस ने GST कलेक्शन का टूल बनाया। दूसरा आर्टिकल मैंने ये देखा था कि उन्हीं पे GST का नोटिस गया था उन्हीं पे टैक्स का नोटिस गया था। अब बताओ वो कंपनी क्या सोच रही होगी, हमने बना के दिया, हम ही पे नोटिस भेज रहे हो राइट। तो वो चीज है मतलब। हाँ हाँ गवर्नमेंट किस वाले का, नहीं गवर्नमेंट का सारा प्रोजेक्ट तो NIC से ही आएगा आप पे। NIC का पता है आपको? नहीं नहीं इनको इनको आप बता रहे हो तो आपको तो पता ही होगा, तभी मैंने डायरेक्शन इधर किया ना। गवर्नमेंट देखिए कभी भी ना डायरेक्ट कंपनी के साथ नहीं आती है, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी बीच में लेके आएगी, क्योंकि मोदी जी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे ना भाई हर चीज में। तो टेक्निकली अगर कोई भी गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट करना है तो वो NIC के थ्रू होगा, ठीक है। NIC मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का मिति का पार्ट है, राइट। और ये क्या लिखा हुआ है, इज द टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सजेशंस देना, गवर्नमेंट के लिए डेटा सेंटर्स बनाना, गवर्नमेंट के लिए वेबसाइट्स बनाना, गवर्नमेंट के लिए स्टार्टअप्स का लॉन्च करना, कुछ भी टेक्निकली होने वाला, कुछ भी मतलब आगे इन फ्यूचर भी होगा इसी के थ्रू, ठीक है। जैसे मैं यहां पर आया, इंडियन गवर्नमेंट कुछ वेबसाइट तो पॉपुलर होगा हमारा इंडियन, ये है ना हमारा नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे लास्ट में आई है। देखिए लास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी, टॉप पे दिखा दिया उसने, NIC दिखा दिया, राइट। फिर भी सबसे लास्ट में आई है। यहाँ पर कहीं आपको NIC लिखा हुआ दिख जाएगा, कहाँ, ये क्या लिखा हुआ है, नहीं ये तो ठीक है, इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सब कुछ वही कंट्रोल करेगी इधर, ठीक है। तो अगर TCS के पास प्रोजेक्ट जा रहा है जाएगा इसके थ्रू, इन्फोसिस के पास प्रोजेक्ट जा रहा है जाएगा इसके थ्रू, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट सीधा TCS को एंटरटेन नहीं करेगी भाई। लीगल कुछ काम करने हैं तो इसके थ्रू भेजेगी ना नोटिस। हाँ ऐसा ही होता है भाई, आपको पता भी नहीं होता कि ये जो वेबसाइट बनाई है विप्रो ने बनाई है, किसने बनाई है। और पता है कितना कट लगता है, मैं आपको बताता हूँ आइडिया 10 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है ना, तो काम 1 करोड़ 2 करोड़ का होता है। हाँ उससे भी कम, ज्यादा बोल दिया मैंने, बल्कि उससे भी कम का काम होता है। हाँ हाँ बाकी पैसा मेंटेनेंस में जाता है और बाकी कंपनी के प्रॉफिट में जाता है। क्या जी, बहुत बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स हैं, आप किस किस को गिनोगे, बहुत जगह पैसा जाता है उधर, ठीक है। ऐसे ही TCS इन्फोसिस विप्रो इतना पैसा थोड़ा ना कमा रही है। TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टेंसी वर्ड है, कंसल्टेंसी देके इतना काम कर रही है, बिकॉज क्योंकि वो एक कंसल्टेंसी का लेवल ही अलग है उसका, वो सारे IT के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देगी आपको, सारे मतलब सारे, राइट। तो इसीलिए इन सब का टाई अप इन्हीं से, और बहुत ज्यादा कमा लेते हैं इन सब से ये, राइट। और डायरेक्ट ये फिर इन सब से प्रोजेक्ट उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक वेंडर को नहीं पकड़ेंगे, गवर्नमेंट एक वेंडर पे डिपेंड नहीं होती है, उनके पास मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, वो एक बार में नोटिस भी भेज देगी और प्यार से काम भी ले लेगी और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट है वो, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, पार्टी फंडिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता है, नहीं वही बता रहा हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज है इनका, जितना भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक और चीज लिखा होगा यहाँ पर, जितना भी डेटा सेंटर्स होता है वो सब यही कंट्रोल करती है,
ठीक है, राइट। ये सारा ना जो भी गवर्नमेंट वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना डेटा किसी प्राइवेट वेंडर को क्यों देगी, आप बताओ, हैं? डेटा देने का क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए मैंने सीधा क्या लिखा है यहाँ पर, डेटा सेंटर्स इन इंडिया बाय गवर्नमेंट। यहाँ किसका ये आ रहा है एग्जाम्पल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एनडीसी, और ये किसका पार्ट है, एनआईसी के थ्रू ही ऑपरेट हो रहा है ये मेरा, है ना। टू एड्रेस दिस एवर ग्रोइंग डिमांड, एनआईसी हैज सेटअप और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ क्या सेटअप किया उन्होंने, एनडीसी। कहाँ पर, एनआईसी हेडक्वार्टर में। कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ जगह पर। ठीक है, ये बात आप लोग को कुछ को आइडिया होगा, कुछ को आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्हीं इन्हीं के बीच में बंदे खेल जाते हैं। फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे टेंडर्स होते हैं, वेंडर्स बनाना होता है आपको, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट उठाने होते हैं, बस बात बन जाती है, राइट। वो सारी चीजें है ना, बताइए, ये क्लियर है? इसलिए मैं कह रहा हूँ बस एक बार आप लोग अपना वो देख लो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला हिसाब किताब देख लो, ठीक है, जहां पर रिस्क लिया जा सके। उसके बाद खेलोगे तो कुछ बात बनेगी फिर, ठीक है। वैसे में मजा नहीं आएगा, फिर आपको पता लगा थोड़ा सा खेल लिया और बर्बाद हो गए, उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं है, राइट। तो वो चीज है, ठीक है, क्लियर है भाई? तो टॉपिक पे आ जाते हैं हम। क्या बताया था मैंने, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन में हम इनवैलिड डेटा यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये बात क्लियर है। अब बंदा ये बाद में जो वीडियो देखेगा कहेगा पढ़ूं क्या इसमें मैं है ना, राइट, वो दिक्कत आ जाएगा। हाँ 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 जैसे आपने तो 2-3 नाम डाले जॉब का, ठीक है, हाँ, बट इन वीडियो मुझे काम करते करते मुझे लगता है कि जैसे एक नाम और आना चाहिए इसके बारे में। चेंज करेंगे। देखिए पहली बात ना, ये काम डेटा एनालिस्ट का है ही नहीं। हाँ, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर या एमआईएस एग्जीक्यूटिव का काम है। इन बिटवीन अगर लगता है डेटा एक और आना चाहिए तो ये वो ऐड करेगा। हमारे पास डेटा आएगा, हमारे पास, हमारा काम है डेटा एनालिसिस। डेटा आएगा, हम डेटा बनाने नहीं बैठेंगे, डेटा आएगा हमारे पास। तो ये है किस चीज का है, हाँ हाँ तो हमने ऐसे प्रोग्राम बना के दिए हैं ताकि वो कोई एक्स्ट्रा वर्ड ना डाले। अच्छा, लेकिन बाद में पता लगा कि एक वर्ड था जो वो भी डालना चाहिए था। हाँ, तो वो ही पूछ रहा था उस केसेस उस केसेस में जा करके चेंज करेंगे और क्या। यहाँ पर जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, ये आप उनको अगर बता सकते हैं आप अलाउड है तो उनको बता दो, अदरवाइज यहाँ सोर्स में जाके चेंज करेंगे। अगर डेटा मंगाया हुआ है तो उस सोर्स में लिखा हुआ है, हाँ तो लिखेंगे वहां पर, बस यही काम है। उनको बताएंगे तो कुछ हटा भी सकता है। लेकिन वो ऊपर भी जो हो चुके हैं उनमें भी वो देखा नहीं दिखेगा। नहीं, ये आप एक बार अप्लाई कर देंगे तो पूरे देखिए, जब मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ मैं सिलेक्ट करके अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ, तो ये फिर पूरे पे अप्लाई हो रहा है ना, रीअप्लाई हो रहा है। हाँ, अगर मैं इतना सिलेक्ट करके करूंगा तो फिर इतने पे जाएगा, वो अलग है। यहाँ ये पूरे की बात चल रही है। अब पूरा क्योंकि कॉलम पे अप्लाई होगा तो ऑफकोर्स ये सिलेक्ट होगा ऐसे, या अगर पहला कॉलम नेम है तो फिर यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन पे सिलेक्ट जाएगा। हाँ, पूरा अगर कॉलम पे सिलेक्ट हो रहा, अब पूरा 10 लाख तो होगा नहीं, जहां तक टेबल बना होगा तो वहां तक का ही सिलेक्ट होगा मेरा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगा। ये क्लियर है? ठीक है, लेकिन इसी में ना देखिए एक चीज और देखिए, मैं इसी डेटा वैलिडेशन पे आया और इस डेटा वैलिडेशन में मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, क्या, इनपुट मैसेज आ रहा है, ठीक है। इनपुट मैसेज में जैसे आपने यहां पर बोला कि बंदे को कुछ आइडिया देना है कि क्या क्या पास हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर डेटा वैलिडेशन में गए, इनपुट मैसेज में गए और यहां मैंने मैसेज में लिख दिया फिल ओनली गिवन वैल्यूज। क्या बोल दिया मैंने, फिल ओनली बिलो गिवन वैल्यूज, यस या नो। मतलब वही फिल करो जो नीचे मैं कुछ हिंट बता रहा हूं, क्या, या तो ओला फिल करो, या आईबीएम फिल करो, या एचसीएल तो खैर बनाया नहीं था, मान लेते 3 एग्जांपल है, ओके कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट भी ले लेते हैं, MICROSOFT, ये क्लियर है। अब देखिए इस पे क्लिक करूंगा तो एक ना इन सेल मेरे पास एक वो आ जाएगा,
नोटिफिकेशन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए पहले ये मैं इनवैलिड सर्कल जो है ना इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ इसे, अदरवाइज देखने नहीं दे रहा मुझे। देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या कह रहा है मुझे, जैसे वो ऐड कमेंट था। हाँ कुछ वैसा ही है, ऐड कमेंट थोड़ा अलग है, कुछ वैसा ही है, राइट। ये चीज है, जैसे ऐड कमेंट अगर मैं करूंगा तो भी वहां पर होवर करने पे ऐसे ही दिखाता है, प्लस ये इनपुट मैसेज भी है। तो इस तरीके से मैं टाइटल, और मुझे उम्मीद है कि ये यूज होता नहीं है, इतना ज्यादा ये यूज नहीं है, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आप सपोर्ट कर रहे हो बंदे को, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर उसे ज्यादा बता रहे हो कि भाई ये इसमें यही, अरे एक बार उसने भर लिया ना, उसे पता लग गया यही आना है, तो हर सेल में बताने की क्या जरूरत है कि फिल ओनली दिस वैल्यू, राइट। वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा फिर इस चीज से, राइट। ये बस एक बार के लिए, वन टाइम के लिए ये ठीक है हमारा। आशीष जी कुछ पूछना है क्या, पक्का क्लियर है, ठीक है, ओके। तो यहां पर डेटा वैलिडेशन में गए। अच्छा अब देखिए तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, क्या, एरर अलर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम का है। एरर अलर्ट में हमारे पास 3 तरीके के एरर्स हैं। एक है स्टॉप। स्टॉप क्या करेगा, भरने ही नहीं देगा, मतलब अगर आप कुछ रॉन्ग वैल्यूज फिल कर रहे हो तो वो उसे फिल आउट नहीं करने देगा, ठीक है। तो यहां मैं इसको यूज करने से पहले मैं टाइटल, ये इनपुट मैसेज को ऑफ कर लेता हूं, अदरवाइज दो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एरर अलर्ट पे गए, क्या टाइटल दिखाना है भाई मुझे एरर का, एरर का टाइटल मैंने लिख दिया इनवैलिड इनपुट। एरर का टाइटल क्या लिख दिया मैंने, इनवैलिड इनपुट। और एरर मैसेज में क्या बोलना है, कुछ भी बोल दिया, यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट या इनवैलिड डेटा, है ना, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब ध्यान से देखना, अलाउड क्या क्या है इसमें, आईबीएम, ओला और माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट लिखने में टाइम लगेगा, एससीएल कर देता हूं फिलहाल, ठीक है। ये क्लियर है, ओके कर दिया। अब देखिए मुझे पता है बस 3 चीजें अलाउड हैं, टाटा अलाउड नहीं है। जैसे ही एंटर करूंगा देखिए क्या आ रहा है, वो पॉपअप बदल गया मेरा पहले से, क्या कह रहा है मुझे, मेरा मैसेज दे रहा है जो हमने कस्टमाइज मैसेज दिया था, यही आया ना, इनवैलिड डेटा, यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट और इनवैलिड डेटा। ये सारा चीज कोडिंग के थ्रू बनवाया गया है, ये सब कोड किया गया इसके पीछे बैकएंड में। जब आप कोडिंग जान जाते हैं ना तो ये सब आपको फिर ये रटने में मजा नहीं आता, फिर आप कोड करके ये काम करवा लेते हैं, ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। एंड आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप लोग ना सीखिए बस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यू क्रैक हो जाए। कंपनी में क्या काम हो रहा है कोई पूछने नहीं जाता, एंड नोबडी आस्क कि आप ये काम खुद बैठ के कर रहे थे या चैट जीपीटी यूज किया था आपने इसे करने के लिए। ये बात क्लियर है, उनको क्या चाहिए, काम से मतलब है, आपको क्या चाहिए, पैसे से मतलब है। बीच में मामला कहां फंस रहा है, इंटरव्यू पे फंस रहा है, वो क्रैक कर लो ना, ठीक है। बस इंटरव्यू क्रैक पे फोकस करो, और किसी चीज पे फोकस नहीं करना होता। कंपनी में जा करके भाई एक बार अगर उन्होंने रिसोर्स हायर कर लिया ना, वो सोचते हैं कि यार इसको निकालने से अच्छा इसको ट्रेन कर दिया जाए, क्योंकि निकालने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्स वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, और ट्रेनिंग से क्या होगा, बंदा कैपेबल है तो सीख लेगा। 99% यही सक्सेस रेट है, और कोई इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। कंपनी ऐसे ही चल रही है। आप आशीष जी आपने खुद हायर किए कुछ बंदे अपने इंटरव्यू पे, कुछ ऐसा सिनेरियोस बना आपने, एक आध को मौका दे दिया हो कि भाई कर लेगा, लग रहा था कि 50-50 हाँ काम सीख ही जाता है, काम सीख ही जाता है बंदा, राइट है ना, क्या सिखाना शुरू कर देते हैं ना, उन्हें पता है कि इट्स बेटर कि अगर मैं न्यू रिसोर्स हायर करूं रेदर देन जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स उसे ट्रेन कर दूं मैं, उससे 2 फायदा होगा। हाँ हाँ, अब आपके में इनका खुद एग्जांपल है, इनको मैनेजर ने बोला है कि पावर बीआई सीखने के लिए, राइट, इनका सीक्वल का काम है लेकिन पावर बीआई सीखने के लिए इंसिस्ट किया है इन्हें, हाँ क्योंकि उन्हें भी पता हो पहला प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, पहला नॉर्मल डिलीवर देना उन्हें, दो चार जो एक्सपेरिमेंट करने हो पहले में करके देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या एक लेवल सेट करना है उन्हें, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। और क्लाइंट भी पहली बार काम करा रहा है तो वो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि कुछ आगे पीछे हो सकता है, वो भी तो फर्स्ट टाइम करा रहा है ना, अगर वो ऑलरेडी करा रहा होता तो आपके पास ऑलरेडी टीम होती। नया आया है सब कुछ, तो सब कुछ नया है, फिर क्लाइंट के लिए भी नया है, और जो जो आप लोग काम कर रहे हैं वो उनके लिए भी नया है, ऐसे ही होता है फिर बस, बताइए। हाँ हाँ, जैसे कंपनी के अलावा
आपको पता ही होगा कि छोटे-छोटे प्लेटफॉर्म होते हैं, Fiverr के नाम से है। हाँ, फीवर है, अपवर्क है, जो फ्रीलांसिंग उस होते हैं। हाँ, देखो उसमें कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है ना, वो ना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। उसमें आप पहले फ्री में काम करो। हाँ, प्रैक्टिस के लिए वही मैं कह रहा हूँ। उसमें पहले फ्री में काम करो कुछ टाइम, 2 महीना 3 महीना फ्री में काम करके आप कुछ क्लाइंट्स को अपना प्रोडक्ट डिलीवर करो, प्रोजेक्ट डिलीवर करो, उनको शो करो कि आपने कुछ अकम्प्लिश किया है एटलीस्ट। उसके बाद फिर कुछ अपना चार्जेस रख लो कि भाई मैं $10 लूंगा या $50 लूंगा। उस पर अगर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो रेट कम करो। उस पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें सबमिट करो, रिव्यू अच्छा जाता है देन और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। वो धीरे धीरे एक प्रोसीजर होता है, उसमें डायरेक्टली प्रोजेक्ट आना स्टार्ट नहीं होता, पहले फ्री में ही काम करना होता है। उसमें प्रैक्टिस सेंस से ठीक है, हाँ प्रैक्टिस सेंस से ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसमें प्रोसीजर क्या है ना, जब आपको प्रोजेक्ट देते हैं तो आपको एक डेमो रिटर्न करना होता है उन्हें बना के, एक शॉर्ट फ्रेम कि ये आपका प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कुछ इस तरीके से हम पे सॉल्यूशन होगा। फिर 1-1 मीटिंग्स भी होती हैं। राइट तो उसमें फिर क्या है कि वो उन्हें आइडिया लग जाता है कि भाई बंदा फ्रेशर्स लेवल पे है या कैसे क्या काम कर रहा है। वो आपका फेवर या अपवर्क इन सब पे जाते क्यों है कि रेदर देन हायरिंग अ परमानेंट एम्प्लॉय, इट्स बेटर टू हायर सम टेम्पररी एम्प्लॉयज, गिव देम सम लाइक जो पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट, बस काम करा लिया उन्हें। और उन्हें भी पता है कि थोड़ा सा काम है, परमानेंट हायर रिसोर्स करने से नुकसान होगा, टेम्पररी हायर करके काम खत्म करो। कहीं मामला फंसता है तो हमारे पास टीम तो है, हम देख लेंगे फिर उसके बाद। तो ये सारे ना स्ट्रेटेजीज बाहर से आए हुए हैं, इंडिया में ऐसा नहीं रहता है। ये सारे यूएसए वाले लोग हैं, क्योंकि वहां पर पेरोल पे कोई काम नहीं करना चाहता यूएसए में। वहां पे पेमेंट चलती है, ये आपका आर्ली पेमेंट चलती है। भाई मैं 1 घंटा काम करूंगा, 1 घंटे का मुझे हाँ आर्ली बेस्ड होते हैं, राइट। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, वो परमानेंट एम्प्लॉय पे रखा हुआ आपने। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये वैसे ही है कि भाई जो आपका जो मजदूर नहीं होता ठेकेदार के अंदर, एक होता है दिहाड़ी, एक होता है ठेकेदार के अंदर परमानेंट काम करने वाला। तो जो परमानेंट काम करने वाला उसका ज्यादा बुरा हाल। बस ये सेफ साइड ये रहता है कि वो निकाला नहीं जाएगा, इसलिए बंदे करते हैं, right? तो बात वही है। तो ये सारे वेस्टर्न स्ट्रेटेजीज हैं, और उनका काम है कि वहां बंदे रेडी नहीं होते, इसलिए वो आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स में फिर उनको भी कॉस्ट कटिंग में फायदा मिल जाता है, वो चीजें, राइट। और जब तक मार्केट में डॉलर है तब तक अमेरिका लीड करेगा, ठीक है। अच्छा जो बताया था आपको है, हाँ वो तो बात, वो तो खैर अब तो वो तो ठीक है, वो तो अब यूज्ड टू हो गए, उन्होंने तो देख लिया। कैलिफोर्निया में तो बहुत टाइम, उस टाइम आई थिंक मैंने दिखाया था आप लोग को ना, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर वाला जो था ना, लॉस एंजलिस वाला। हाँ बिल्कुल, इस बार सिटी साइड आ गई है। हाँ हाँ दो दिन बाद से यार ये आग लगी और आग का पता नहीं चल पा रहा। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की है। अच्छा, अरे हेमंत सर हैं आज या छोड़ दिया उन्होंने? हेलो सर, आवाज आ रही है हमारी? मैं हूँ सर, मैं हूँ। कुछ पूछना है कुछ? अच्छा एपीआई वाला समझ में आया आपको? आप तो ऑलरेडी वर्किंग होंगे, आइडिया होगा कैसे हाँ काम जी कर सर, रहा है। हाँ जी हाँ? सर, हाँ जी चलिए ठीक है। वेबसाइट टेस्टिंग में आप क्या देखते हैं वैसे? सर। मैं वेबसाइट की फंक्शनैलिटी देखता हूँ, डिजाइन देखता हूँ, और पोस्टमैन में एपीआई टेस्ट कर लेता हूँ, उसके रिक्वेस्ट आ रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स देखता हूँ उसका। बस अच्छा, यही सब और अगर चीजें। नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट एरर आ रहा है, टोकनाइजेशन एरर आ रहा है, तो क्या करते हैं उसके बाद फिर आप? टोकनाइजेशन एरर आ रहा है तो डेवलपर को बताते हैं ना सर। जैसे कि अगर मान लीजिए सही टोकन भी डाला हमने तब भी वो एरर दे रहा है ना, तो वो मतलब कि फिर डेवलपर को बताते हैं, मुझे डेवलपर से कोऑर्डिनेट करते हैं ना उस चीज के बारे में। ऑथेंटिकेशन एरर होता है ना वो, ऑथेंटिकेशन का। नहीं नहीं, जैसे आपके पास, जैसे भाई देख लो इधर क्लास, कभी कभी क्या होता है ना, जब हम एपीआई पे काम करते हैं तो हमने एक रिक्वेस्ट करी, मतलब वेबसाइट पे हमने रिक्वेस्ट करी एपीआई के थ्रू। एपीआई अगर लाइव है तो उसे बदले में कुछ रिटर्न करना चाहिए। भाई आपका दोस्त है, आपने उसे कुछ रिक्वेस्ट किया, अगर दोस्ती लाइव है तो बदले में क्या करेगा? आपने जो बोला है उसे वो देगा। आप समझ रहे हैं? ये वही है, वही बेसिक एग्जांपल है, हाँ जी, हाँ समझ जी। रहे हैं?
और अगर दोस्ती लाइव नहीं है, मतलब एपीआई लाइव नहीं है तो रिक्वेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, वो तो आपको पता है, आपकी एक दोस्ती है दोस्त से, आपको पता है कि भाई जब मैं इससे कुछ मांगूंगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा, देगा मुझे, राइट? ये बात है, ये क्लियर है। मॉनिटरी हो सकता है या लड़ाई उड़ाई में हो सकता है, कुछ भी, बात क्लियर है। तो अगर लाइव है, वो बंदा है, तभी तो ये बात वैलिड है ना। एपीआई लाइव नहीं है तो कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, कॉल घुमा लो, कुछ होगा उससे? तो सेम एज इट इज, एपीआई अगर लाइव है, रिक्वेस्ट करेंगे उससे, तो वो बदले में जो जिसके लिए डिजाइन है वो रिटर्न करेगा। रिटर्न अगर नहीं किया तो कभी का टोकनाइजेशन इशू आ जाता है। तो जो हेमंत जी वर्किंग है वो क्वालिटी टेस्टिंग में ही है, उनका यही काम है, हाँ जी ठीक सर। है। क्वालिटी टेस्टिंग में यही काम है कि सारे एपीआईज पे चेक करना कि फंक्शनैलिटीज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता लगा वॉल्यूम अप का बटन दबाया और वॉल्यूम डाउन हो गया, या वॉल्यूम अप दबा रहे थे टीवी ऑफ हो गई, तो ये तो फंक्शनैलिटी एरर है ना। ये रिक्वेस्ट डेवलपर टीम को भेजेंगे, भाई क्या कोड लिखा है आपने, क्या गलत लिखा है, बोल कुछ रहे हैं कर कुछ और रहा है। जैसे कि सर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ हाँ जैसे कि बताइए। एपीआई जो होता है ना, यूआरएल के फॉर्म में होता है, ठीक है। हाँ राइट। यूआरएल के फॉर्म में तो हाँ मैंने और पोस्टमैन में पैरामीटर्स होते हैं एपीआई के, जैसे कि गेट बिल्कुल हो राइट। गया, पोस्ट हो गया, पुट हो हाँ गया, हाँ डिलीट हो गया। तो बिल्कुल हाँ। मैंने अगर गेट पैरामीटर पोस्ट किया ना, तो गेट हम्म, मतलब कि मैं एक डेटा मंगा रहा हूँ मैं। रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ। तो हम्म, मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो सर्वर को, और सर्वर मुझे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देगा। रिटर्न करेगा, बिल्कुल हाँ, सही, मैं हाँ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो सर्वर मेरे को रिस्पॉन्स देगा कुछ भी, ठीक है। मैं राइट। रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने गेट रिक्वेस्ट किया तो मुझे ना वहां से उस एपीआई के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी, सारा सभी हाँ, सभी जो उसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यू। केसेस में जेसन फॉर्म में हमारा रिटर्न आ जाता है, हाँ, रिस्पॉन्स जेसन आएगा, फॉर्म में हमें पूरा आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। तो राइट। उसी तरीके से मैं अगर पोस्ट पैरामीटर लगाऊंगा तो पोस्ट में क्या है कि मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ, हाँ जैसे कि। हेमंत जी, वो तो थोड़ा सा इन डिटेल हो जाएगा, अभी बंदों के हाँ लिए जी। थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएगा वो, राइट। गेट पोस्ट पैच रिक्वेस्ट जो भी हमारे हाँ होते हैं, ये थोड़ा हाँ सा जी। डेवलपमेंट फेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। यस सर। यस सर। हाँ, वो थोड़ा सा तो ठीक है, बाकी आपने वर्क किया हुआ ये प्लस पॉइंट है। हाँ, टेस्टिंग में मैं है कर ना ही रहा हूँ आपका? यार, तो भी। हाँ जी सर। अच्छा, अभी वर्किंग भी है आप, राइट? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, जैसे आप लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं, फोन बैंकिंग यूज करते हैं, तो ये क्या हुआ था कि व्हाट्सएप पे आईसीआईसीआई का मैं फोन बैंकिंग यूज कर रहा था बैलेंस चेक करने के लिए, ठीक है। तो वो जो बदले में रिटर्न दे रहे थे, उसमें ना एक कीवर्ड्स एरर था, मतलब योर करंट बैलेंस इज दिस, देन उसके बाद एक कोड पोर्शन छूट गया था उनसे। मतलब कभी कभार कोड लिखते टाइम में एक मैसेज में कोड पार्ट मतलब आंसर में आ गया, तो वो एक ग्लिच था। तो वो ये काम यही जो क्वालिटी टेस्टिंग टीम होती है उनका होता है। अब ये मैनुअल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये एआई लेवल पे ये सारा थोड़ा सा जा रहा है, उस पे ऑटोमेशन पे जा रहा है, ये सब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ऑटोमेशन पे जाएगा। और ऑलरेडी ऑटोमेशन यूज भी करते होंगे ये सब, ठीक है। तो वो सारी चीजें, राइट, आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो आप लोग जो भी चीजें यूज करते हैं ना, आप लोग जो व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हैं, वो भी सारा आपके फोन ही में स्टोर होता है, फोन में ही आपका डॉट हिडन डॉट नाम से ना आपके फोन में हिडन फाइल्स बने होते हैं, आपको याद आपने देखा नहीं होगा, हिडन फाइल होते हैं। हाँ, डॉट डॉट करके हिडन फाइल्स हम बना सकते हैं, उसके अंदर ही डॉट डेटाबेसेस नाम से होता है आपका, इसी के अंदर सारे आपके व्हाट्सएप के जो भी आप स्टेटस देखते हो सब इसी में स्टोर होते हैं। ये अगर डिलीट हो गया तो सारे स्टेटस आप कितना भी क्लिक कर लो, किसी का वॉच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डेटाबेसेस इसी में स्टोर है आपका। तो ये यही है कि एक प्रोग्रामिंग दूसरे प्रोग्रामिंग से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये क्लियर है भाई? हाँ, बताया ना मैंने, लीगल अगर कंपनी अलाउ कर रही है तो वो दे रही है आपको, ठीक है। अगर स्क्रैपिंग यूज कर रहे हो तो वो एक अलग टेक्निक है, फिर चार्जेस होते हैं, ऑफ कोर्स उसके चार्जेस होते हैं। और एपीआई जो बदले में रिस्पांस देता है वो जेसन फॉर्मेट देता है। जेसन फॉर्मेट का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये एक लैंग्वेज फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, ये जो दिखाया ना मैंने, ये एक्सेल जैसा तो नहीं नवीन जी, बट हम एक्सेल जैसे डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे, इसे मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं यहाँ पर जेसन टू मैंने यहाँ पर बोला टेबल, ठीक है। जेसन टू टेबल आया कन्वर्टर, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्या मांग रहा है मेरे से, कोड मांग रहा है। मैंने यहाँ पर आ करके
ये पूरा कोड कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, काफी बड़ा डेटा है, ठीक है। ये हो गया, देखिए ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये सारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। यही तो इंपॉर्टेंट है, आपके पास जेसन फॉर्म में डेटा आना चाहिए। एक बार जेसन फॉर्म में डेटा आपके पास आ गया, आप उस डेटा का कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आप उस डेटा से गेम बनाना है गेम बनाइए, सॉफ्टवेयर बनाना है सॉफ्टवेयर बनाइए, एप्लीकेशन बनाना है एप्लीकेशन बनाइए, वेबसाइट बनाना है वेबसाइट बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं उस डेटा का। डेटा ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल है, ये एक तरीका है हमारा, ठीक है। ये सब देख रहे हैं, ये सारा कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी डेटा को जो वेब डेवलपर है, इसी डेटा को वेब डेवलपर ने थोड़ा सा अच्छे से दिखाया है, कहीं ग्रीन कलर कर दिया है, कहीं रेड कलर कर दिया है, कहीं ब्लू कलर का शेड यूज किया है, वरना डेटा तो ये भी है, इसमें मजा नहीं आ रहा देखने में, बस इसमें वही मजा आ रहा देखने में, बस यही फर्क है। ये सब डेवलपमेंट फंक्शनैलिटी कर दी है उन्होंने, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी कर दी है थोड़ी सी। कुछ कह रहे हैं क्या हेमंत जी? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर, और ये जो जीएसएन का डाटा है ना, टेबल में बदला है हमने, तो और इसको जो डेवलपमेंट टीम ने अगर डेवलप किया तो उसमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, सॉर्टिंग वगैरह की या ऐसा कुछ। हाँ, वही कह रहे हैं, यहाँ भी कैंडिडेट्स वही कह रहे हैं कि जो डेवलपर टीम बनाती है तो वो कुछ चीजें ऐड कर देती है अंदर, फंक्शनैलिटीज ऐड कर देती है, राइट, वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना ये जस्ट आप आगे जो पाइथन हम सीखेंगे ना, पाइथन सीखने का पर्पस हमारा होगा आईटी डोमेन का आइडिया लेना। इट्स नॉट कि बस डेटा को आया उठाया एनालिसिस कर लेना, थोड़ा एक आईटी डोमेन का टच लेना, सो दैट आप कम्युनिकेट कर पाओ प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हमारी वर्क करती है। डेटा वैलिडेशन क्लियर है हमारा? देखिए ऐसा ही होता है, मैंने प्लान कुछ और किया था बताने का, क्लोजिंग कुछ और हो गया हमारा, है। हमने कहा था टाइम मिलेगा तो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, आशीष जी लंबा खिंच गया है? ओके, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर आकर के, अच्छा इसी में एक और चीजों क्लोज कर लेते हैं इस टॉपिक को, फिर डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। एरर अलर्ट पे मैं गया, मैं कह रहा हूँ स्टॉप नहीं करना, इस बार वार्निंग करना है। वार्निंग करके फायदा पता है क्या होगा? देखिए मुझे पता है 3 चीजें अलाउड है इसमें, ओला, आईबीएम और एचसीएल। यहां पर मैंने लिखा टाटा, ओके किया, तो देखिए वार्निंग में ना मेरे को क्या कह रहा है, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड डेटा, लेकिन अगर मैं यस कर दूंगा तो ये डेटा फिल हो जाएगा मेरा। ये बस वार्निंग का फायदा है। मतलब मैं डेटा वैलिडेशन में अगर मैंने स्टॉप कर दिया तो मैं फिल नहीं कर सकता, वार्निंग कर दिया तो मैं उस मिस जो मेरा रॉन्ग डेटा है, इनवैलिड डेटा, उससे मैं एंटर ले सकता हूँ, इनपुट ले सकता हूँ उसे मैं। ये एक थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है मेरे लिए। ये बात क्लियर है इधर? ठीक है, सेम एज इट इज डेटा वैलिडेशन पे गए, एंड यहाँ पर मेरे पास एक और मैसेज आ गया, क्या? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया यूट्यूब, तो यहाँ मुझे क्या कह रहा है, देखिए आई लिखा है, आई रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड और इनकरेक्ट डेटा, ओके करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, पिक हो गया। कोई वार्निंग नहीं, कोई स्टॉप नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन की आपने इनवैलिड दिया है, कंटिन्यू करना है, ओके करिए, आगे बढ़िए। इन्फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक कि भाई ये आपसे गलत गया है, मैं इसे रोकूंगा नहीं, वार्निंग नहीं दूंगा, मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आप ओके कर दोगे तो, कैंसिल कर दोगे तो बैक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जस्ट वो इन्फॉर्म कर रहा है। तो डेटा वैलिडेशन में हम 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी आप अगर सर्कल इनवैलिड डेटा पे आओगे तो टाटा पकड़ा जाएगा, यहाँ पे यूट्यूब पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा वैलिडिटी का पाथ नहीं है, ये मेरा भले ही उसके थ्रू इनपुट हो गया वार्निंग और इंफॉर्मेशन के थ्रू, लेकिन एक्चुअली डेटा का पार्ट मेरा नहीं है। ये क्या जी? सर्कल ये उसी के लिए तो, सर्कल इनवैलिड डेटा ये इसीलिए बनाया गया है कि आपके डेटा में इनवैलिड डेटा कौन। अच्छा, ये एप्लीकेबल कब है? आप लोग कर तो सकते हो, लेकिन ये एप्लीकेबल कब है? जब डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। अगर जैसे यहाँ मैंने कुछ लिख दिया और यहाँ डेटा वैलिडेशन नहीं, जैसे ये क्वांटिटी है, इसमें मान लेते कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ आकर के मैं कितना भी कर लूँ सर्कल इनवैलिड डेटा, तो काम थोड़ी ना करेगा वो, क्योंकि यहाँ कुछ लगा ही नहीं है, देखो। और ये ना खाली इस डेटा से नहीं बताता है, ये पूरे शीट के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं सर्कल इनवैलिड डेटा यहाँ आकर के भी करता तो भी ये पूरे पे मुझे शो करेगा, क्योंकि ये मेरा इनवैलिड डेटा को शो करेगा। ये क्लियर है? यहाँ पर यहाँ से क्लियर कर लो तो देखो सारा यहाँ पर हट गया, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, सेम एज इट इज आप लोग घर पे जाकर के ट्राई करना, मैंने मेन वाला आपको बता दिया है। सेम एज इट इज आपके ये कि इस वाले डेटा में खाली होल नंबर आ सकता है, इस वाले में कोई भी वैल्यू आ सकता है, इस वाले में डेसिमल आ सकता है, डेसिमल में भी
मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज है। इस वाले में आप लिस्ट तो हमने देख ही लिया, राइट। डेट, इस वाले में डेट डेटा ही जैसा आ सकता है, स्टार्टिंग डेट जैसे डेट लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। इस वाले में टाइम डेटा ही आ सकता है। इस वाले में टेक्स्ट का लेंथ, जैसे आपने बोल दिया कि किसी का नाम इससे ज्यादा बड़ा नहीं अलाउड है, तो वो उससे ज्यादा अलाउड नहीं करेगा। ये बात क्लियर है। कस्टम में आप कुछ अपना फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पर कि ये अपर केस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, या इफ एल्स यूज कर सकते हैं। एक बार ट्राई करना, वरना कलम कनेक्ट करके इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल भाई ये क्लोज कर लेंगे एटलीस्ट। वो ठीक है, बाहर की बातें हमने कर ली, लेकिन टेक्निकली कुछ क्लोज भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी ना पूछेगा इंटरव्यू में फिजिक्स वाले ने कितना लॉस किया पूछेगा तो यही सब, राइट, क्योंकि उससे एट द एंड तो काम से भी मतलब है। एडवांस फिल्टर विथ मैक्रो का मतलब है कि जैसे मैंने एक यहाँ पर फिल्टर बना लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बोल दिया कि एक मैंने कॉलम ले लिया सेल्स, और यहाँ मैंने लिख दिया 45,000, ठीक है। और एक यहाँ में बटन बना लूंगा, उस पर लिख दूंगा शो डेटा। एक बटन बना लूंगा या इमेज कॉल कर लूंगा, उस पर लिख दूंगा शो डेटा। और उस बटन पे जब क्लिक करूंगा ना, तो मेरे मास्टर डेटा में से वही डेटा लाके देगा जिसका सेल्स ग्रेटर देन है 45,000 से। ये करेंगे हम प्रैक्टिकली। अगर यहाँ मैंने कर दिया 23,000 एंड देन उस बटन पे क्लिक किया, तो अब मुझे कौन सा डेटा लाके देगा? 23,000। हाइपरलिंक का तो अलग अलग पर्पस है। हाइपरलिंक से आप शीट से शीट को इंटरलिंक करा सकते हैं, वर्कबुक से वर्कबुक को इंटरलिंक करा सकते हैं, शीट से इमेजेस को लिंक करा सकते हैं। मेन है आप शीट से यूआरएल को लिंक करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। हाइपरलिंक में कोई भी चीज दूसरे डेटा से लिंक करा सकते हैं। हाइपरलिंक में आप एक प्रोसीजर से दूसरे मैक्रो को लिंक करा सकते हैं। ये सारी चीजें हाइपरलिंक का पर्पस है। नहीं, वीलुकअप में तो हम डेटा लिखते हैं, लेकिन वीलुकअप में हम ये देखिए, वीलुकअप में इफ लिखना पड़ेगा, इफ एल्स लिखना पड़ेगा कि इफ हमने फिल्टर फंक्शन यूज किया है। फिल्टर फंक्शन जो क्या रहता है? हाँ हाँ, वैसे ही ऑप्शन है। पाइवोट टेबल तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ज्यादातर वही यूज होता है। लेकिन फिर भी इनकेस आपको अगर मैक्रो के साथ बनाना है, तो आप ये काम एडवांस फिल्टर विथ मैक्रो के थ्रू कर सकते हैं, राइट। मैक्रो का मतलब है कि आपने जो किया उसे रिकॉर्ड कर लेता है। आपने इसमें जहां जहां क्लिक किया या जो जो स्टेप्स अप्लाई किए, वो सब मैक्रो क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। नहीं, यहाँ पर नहीं है इसमें, यहाँ पर डेवलपर, हाँ डेवलपर वाला इसमें कराया तो है, ऐसे क्लिक क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ, वो ऑन करना पड़ता है। नहीं, ये देखिए व्यू में आ रहा है ना, ये रहा मैक्रोज में, ये ऑन किया हुआ है। वही वही मैं कह रहा था, ऑप्शन आता है मैक्रोज में। यहाँ देखिए रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आता है। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड मैक्रो, वैसे ये डेवलपर में जा करके ऑन करना होता है हमें। अपडेटेड है तो वो डायरेक्टली व्यू में आ रहा है। हाँ, ये ऑन करना होता है हमें। इसमें प्रोसेस को रिकॉर्ड करने से पहले रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देंगे, बस वो रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा। जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोसेस रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जब जब उस प्रोसेस को रीअप्लाई करना है, उसको किसी बटन के साथ जोड़ दो, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस रीअप्लाई हो जाएगा। कंपनी में बहुत सारे यूज होते हैं, और ये वही कंपनी यूज करते हैं जो बस एक्सेल पे डिपेंडेंट है। उनको कोई कोडिंग वोडिंग से मतलब नहीं है, उन्हें सारा दुनिया जहां का सॉल्यूशन किसमें चाहिए, तब वो यूज करेंगे। हमारा पर्पस ये डीए में यूज नहीं है, ठीक है। और अगर आप इतना ज्यादा सीख के अगर आप जा ही रहे हैं एक्सेल में काम करने, तो ध्यान रखना फिर एक्सेल पे ही काम करवा लेगा ये भी ध्यान रखना फिर, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ स्टॉप। क्या कह रहे हैं भाई?